तो रिएक्शन तभी हुआ जब उसको आपने इस सॉल्यूशन में लाए, है कि नहीं? तो इसने तभी इलेक्ट्रॉन लूज करा जब कॉपर था इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए। तो अब दोबारा समझ लो कि अगर कोई स्पीशीज आती है वो तभी इलेक्ट्रॉन लूज करेगी जब कोई दूसरा बंदा वहां पर हो उन इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए। यानी कि अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, अगर ऑक्सीडेशन होगा, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जरूर होगा, यानी कि रिडक्शन भी होगा। यानी कि ये दोनों साथ साथ होंगे, इसीलिए रिडॉक्स रिएक्शंस। सीधी सीधी भाषा में कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, कितने इलेक्ट्रॉन गेन हुए, है ना? तो इस सब का कैलकुलेशन कौन करेगा? एन फैक्टर। तो अगर कहीं भी इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो तो ऑक्सीडेशन होता है, और अगर डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो तो रिडक्शन होता है। ठीक है। हेलो एवरीबॉडी, माय सेल्फ आर्यन शुक्ला, वेलकम टू शुक्ला लर्निंग पॉइंट। तो यार आज की वीडियो में हम लोग क्लास 11th केमिस्ट्री का चैप्टर 8 दैट इज रेडॉक्स रिएक्शंस का रिवीजन करने वाले हैं, या फिर आप कह सकते हो उसमें जो भी कॉन्सेप्ट है उनको रिवाइज करने वाले हैं। वन शॉट वीडियो कैसे हैं? तो भैया ये वीडियो आपके लिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो हमारा है चैप्टर रेडॉक्स रिएक्शंस। एक काम करते हैं, ऐसे ना लेते हुए, चैप्टर है हमारा रेडॉक्स रिएक्शंस, है, ठीक है। अब रेडॉक्स रिएक्शन कौन से रिएक्शन होते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन वो सारे रिएक्शन होते हैं जहां पर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन जब ये दोनों साथ में हो किसी भी रिएक्शन में, तो उस रिएक्शन को बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। सो दोज रिएक्शंस वेयर रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन इज टेकिंग प्लेस साइमल्टेनियसली, ठीक है, दोज रिएक्शंस आर कॉल्ड एज रेडॉक्स रिएक्शंस। तो यहाँ पर ये जो रेड है ये रिप्रेजेंट कर रहा रेडॉक्स को, और रिडक्शन को, और जो ऑक्स है वो रिप्रेजेंट कर रहा ऑक्सीडेशन को। अब ये रिडक्शन और ऑक्सीडेशन क्या होता है, लेट अस सी। ऑक्सीडेशन बोले तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन बोल सकते हैं, पहला पॉइंट। अगर रिडक्शन बोले तो यहाँ पर एडिशन किसका हो जाएगा? अगर ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा, है ना। जो ऑक्सीडेशन में होगा उसका बिल्कुल उल्टा रिडक्शन में होगा, ठीक है। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा, दूसरा पॉइंट अगर अपन देखें तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पर क्या होगा? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अगर कहीं भी किसी भी रिएक्शन में हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है, यानी कि वहां पर ऑक्सीडेशन होगा, और यहां पर क्या होगा? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन का एडिशन, ठीक। अच्छा, तीसरा पॉइंट, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। यहां पर क्या होगा? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। यहां पर बिल्कुल उल्टा होना चाहिए, रिमूवल होगा यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का, ठीक है। ये शॉर्ट में लिख दिया है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक। चौथा पॉइंट, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। अगर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होता है तो क्या होगा? ऑक्सीडेशन। उसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। और अगर एडिशन ऑफ, बिल्कुल उल्टा होता है ना रिडक्शन ऑक्सीडेशन का, या फिर बोल लो जो रिडक्शन में होगा उसका उल्टा ऑक्सीडेशन में होगा, है ना, वाइस वर्सा बोल सकते हैं। तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव, ये भी सेम है इसकी तरह, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये भी इलेक्ट्रो पॉजिटिव, ठीक है। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, ठीक। अच्छा, दोबारा पढ़ते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होते हैं? जहां पर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साथ में हो रहे हो, ऐसे रिएक्शन को रेडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। रेडॉक्स रिएक्शन में दो पार्ट, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन आया। अच्छा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होते क्या है? रिडक्शन होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक दूसरे के अपोजिट है, उल्टे हैं। अगर यहाँ पर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा
अगर यहाँ पर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा तो यहाँ पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा, अगर यहाँ पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है तो यहाँ पर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा, अगर यहाँ पर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो यहाँ पर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, अगर यहाँ पर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट तो यहाँ पर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। अब कुछ लोगों को यार ये इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रोपॉजिटिव में अगर कंफ्यूजन है तो मैं वो भी क्लियर कर देता हूँ। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब क्या होता है कि ऐसा एलिमेंट जो कि इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, जैसे कि क्लोरीन हो गया, क्लोरीन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा और फॉर्म कर लेगा Cl-, तो उसने क्या किया, नॉर्मली तो वो Cl था, उस पर कोई चार्ज नहीं था, लेकिन उसने जब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, तो एक नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा गेन कर लिया, इसीलिए इस पे नेगेटिव चार्ज आया, और ऐसे एलिमेंट्स को इलेक्ट्रोनेगेटिव बोला जाता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव की अगर अपन बात करें तो ऐसे एलिमेंट जो कि इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, जैसे सोडियम हो गया, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन, एक मिनट, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, ठीक है, तो सोडियम प्लस फॉर्म कर लेगा। अब यहाँ पर एक्चुअली क्या हुआ, एक्चुअली ये हुआ कि नंबर ऑफ प्रोटॉन सोडियम के जो थे वो वही रहेंगे, उसने इलेक्ट्रॉन एक लूज कर दिया तो नंबर ऑफ प्रोटॉन तो वही रहे, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो उस पर एक पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ना, क्योंकि उसने नेगेटिव को लूज किया है और कुछ ऐड नहीं हुआ है ना, एक नेगेटिव को लूज किया है। तो मतलब सिंपल सी बात कि अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाएगा, अगर कोई एलिमेंट है ना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा, सीधी सी बात है, ठीक है। तो यहां तक तो अपना ये हो गया, ठीक है, ये सारी डेफिनेशन तो पुरानी सी है। अब अपन नई डेफिनेशन मेन जो अपन इस चैप्टर में बात करने वाले हैं उसकी बात करते हैं, ठीक है, ये तो सबको एक्चुअली पता होगा। अब अपन बात करते हैं मेन डेफिनेशन की, है क्या, रिडक्शन में क्या होता है बताओ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीडेशन में क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। मेन डेफिनेशन ये है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब एग्जांपल के थ्रू समझना है, चलो समझाते हैं कि चलो Zn प्लस CuSO4 अगर आपने लिया तो ये बन जाएगा ZnSO4 प्लस Cu, जो कि सॉलिड फॉर्म में होगा एक्चुअली, ठीक है, अच्छा ये भी सॉलिड होगा। अब देखो एक्चुअली यहाँ पर क्या हुआ, अपन को अभी 10th तक क्या से सिखाया गया था कि भैया ये जो Zn है ये Cu से ज्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए इसको डिस्प्लेस कर देगा और ये ZnSO4 बना देगा और Cu बेचारा बाहर निकल जाएगा, ये समझाया जाता था। लेकिन अब देखो एक्चुअली हो क्या रहा, ये तो सही बात है कि Cu से ज्यादा रिएक्टिव है Zn। अब जिंक एक्चुअली रिएक्शन में क्या हो रहा है, कॉपर सल्फेट का आपने सॉल्यूशन लिया और जिंक को आपने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाल दिया, लेकिन जो जिंक है वो ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है जिंक। तो जिंक क्या करता है, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, जिंक क्या करता है, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, तो ये बना लेगा Zn2+ और 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। अब एक बात याद रखो, क्योंकि ये ज्यादा रिएक्टिव है इसीलिए ही ये इलेक्ट्रॉन लूज कर पाएगा, इससे ज्यादा रिएक्टिव है, अगर ये इससे कम रिएक्टिव होगा तो ये इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा, क्योंकि फिर ये इलेक्ट्रॉन गेन ही नहीं करेगा। समझ रहे हो ना, देखो दोबारा समझाएं, जैसे ये जिंक है, जिंक क्या करता है, क्योंकि कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए वो 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, Zn2+ आयन बना देगा। और CuSO4 को अगर तुम देखो, CuSO4 को अगर तुम देखो एक्चुअली Cu2+ और SO4 2- होते हैं, तो अब यहां से ये जो Cu2+ है, ये जो Cu2+ है, ये 2 इलेक्ट्रॉन को वो गेन कर लेगा और फॉर्म कर लेगा Cu, है ना, Cu2+ +2 का चार्ज है, जब आप 2 इलेक्ट्रॉन दोगे तो वो कैंसिल हो जाएगा, +2 का चार्ज, उसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए तो वो Cu फॉर्म कर लेगा सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। और ये जो Zn2+ है ये रिएक्ट कर जाएगा SO4 2- से और फॉर्म कर लेगा ZnSO4। अब ये बहुत सारी गुचड़ पुचड़ हो चुकी है,
दोबारा से समझ लो कि Zn आया, Zn Cu से ज्यादा रिएक्टिव था, इसीलिए Zn ने क्या किया, Zn2+ 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे, क्योंकि एक्चुअली वो मतलब अपना ऑक्टेट कंप्लीट जो भी तुम समझो ना उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है वो तुम्हें आना चाहिए है ना, यहाँ पर रिवीजन हो रहा है ना। तो देखो Zn ने लूज किया 2 इलेक्ट्रॉन, Zn2+ आयन फॉर्म किया, Zn2+ आयन फॉर्म हो गया। अब CuSO4 एक्चुअली क्या है, Cu2+ SO4 लिख सकते हैं अपन आयन के फॉर्म में। अच्छा तो अब एक्चुअली क्या करेगा कि Zn2+ ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे और ये Cu2+ था, तो इसको अब ये इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे क्योंकि ये लेस रिएक्टिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा और Cu फॉर्म कर लेगा, और ये जो Zn2+ है वो SO4 के साथ रिएक्ट करके ZnSO4 बना देगा और ऐसे ही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। तो अब एक्चुअली हो क्या रहा कि ये जो Zn है ये क्या कर रहा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा, यानी कि इसका तो ऑक्सीडेशन होगा जिंक का, कॉपर एक्चुअली कॉपर गेन कर रहा है तो कॉपर का जो है वो रिडक्शन हो जाएगा, कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा, कॉपर का रिडक्शन, और जिंक जो है इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा, इसलिए इसका जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है इस केस में। ठीक है, अगर अपन अब तुम देखो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली क्यों, हमेशा ही साइमल्टेनियसली होंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन, कभी अलग हो ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि मान लो ये जो Zn है इसने इलेक्ट्रॉन लूज करा, ये जो Zn है जिंक ने इलेक्ट्रॉन लूज करा, जिंक ने इलेक्ट्रॉन क्यों लूज करा, क्योंकि भैया कॉपर था वहां पर इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, कॉपर था वहां पर इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, इसलिए जिंक ने इलेक्ट्रॉन लूज करा। तो अगर कोई भी स्पीशीज आएगी और वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगी तो कोई ना कोई वहां पर जरूर होना चाहिए उस इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए। तो अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो रहा होगा, यानी कि रिडक्शन होगा, मतलब ऑक्सीडेशन होगा तो रिडक्शन भी होगा, समझ रहे हो। अच्छा, इसका अगर मैं सीधे एग्जांपल बताऊं कि अगर तुम जिंक जो तुमने रखा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, जिंक का जो भी है आपने रॉड लिया या उसकी प्लेट ली, जो भी लिया, तो जिंक की प्लेट को अगर आप खाली ऐसे एटमॉस्फेयर में खाली छोड़ दोगे तो वो थोड़ी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, नहीं करेगा ना, क्योंकि उसके पास कोई ऐसी स्पीशीज है ही नहीं कि जिंक अगर अपना इलेक्ट्रॉन लूज करे तो कोई स्पीशीज एग्जिस्ट नहीं कर रही है उसके इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए, इसीलिए वो लूज नहीं करेगा। तो रिएक्शन तभी हुआ जब उसको आपने इस सॉल्यूशन में लाए, है कि नहीं, तो इसने तभी इलेक्ट्रॉन लूज करा जब कॉपर था इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए। तो अब दोबारा समझ लो कि अगर कोई स्पीशीज आती है वो तभी इलेक्ट्रॉन लूज करेगी जब कोई दूसरा बंदा वहां पर हो उन इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए, यानी कि अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, अगर ऑक्सीडेशन होगा तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जरूर होगा, यानी कि रिडक्शन भी होगा, यानी कि ये दोनों साथ साथ होंगे, इसीलिए रिडॉक्स रिएक्शंस। ठीक है, कहानी समझ आ गई। हाँ, एक चीज और इसी रिएक्शन में हम बताए देते हैं, कहां लिखें, चलो यहां पे लिख देते हैं, Zn प्लस CuSO4 दे रहा ZnSO4 प्लस Cu। ठीक है, अच्छा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐसा एजेंट जो कि ऑक्सीडेशन करवा रहा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहां पर एक्चुअली ये जो जिंक है इसका क्या हो रहा, ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, Cu का हो रहा है रिडक्शन। ठीक है, तो इसका हो रहा ऑक्सीडेशन, इसका हो रहा रिडक्शन। अच्छा भाई, अगर तुम देखो जिंक है, जिंक कर रहा ऑक्सीडेशन, अपन क्या बात कर रहे हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी कि ऐसी कोई चीज जो कि ऑक्सीडेशन करवा रही है, तो यहां पर कौन ऑक्सीडेशन करवा रहा, कॉपर, क्योंकि कॉपर ही तो जिंक से बोल रहा कि भैया तुम इलेक्ट्रॉन लूज कर दो, मैं यहां पर हूं इलेक्ट्रॉन लेने के लिए। तो कॉपर था इसीलिए जिंक ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, वही बात आ गई ना, कॉपर था इसीलिए जिंक ने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, कॉपर ने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो यहां पर कॉपर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ठीक है, खत्म भाई। जैसे मतलब आप क्या करें, कोई मतलब नॉर्मली भी अगर आप कुछ बोलोगे कि
मान लो कौन सा एजेंट है, मतलब कुछ जैसे मान लो अगर आप लोन लेने जाओ तो लोन के लिए भी एक एजेंट होता है ना बैंक में, तो वो क्या कर रहा, लोन पता नहीं उसको क्या बोलते हैं, लेकिन वो लोन करवाने वाला एजेंट होता है। तो वो एजेंट है किसका, लोन करवाने के लिए, किसका, आपका लोन करवाने के लिए। हाँ वो ये बात है, ठीक है, वो खुद का भी करवाएगा, लेकिन एजेंट क्या था नाम यार उसका, मेरे को पता नहीं, कमेंट में बता देना। तो मतलब वो रिलेट कर पा रहे हो ना, तो वो एजेंट है किसका, लोन करवाने के लिए। ऐसे यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर तुम बोल रहे हो, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो जो कि ऑक्सीडेशन करवाएगा। अगर वो ऑक्सीडेशन करवाएगा तो खुद का रिडक्शन उसको करना पड़ेगा, खुद का रिडक्शन करेगा तभी तो दूसरे का ऑक्सीडेशन होगा ना, यानी कि खुद गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा तभी तो कोई दूसरा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, तभी तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ना, तो वो सीन हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर इस केस में कॉपर क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिंक क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब ऐसा एजेंट जो कि रिडक्शन करवा रहा हो, अगर वो रिडक्शन करवा रहा है तो वो ऑक्सीडेशन खुद का कर लेगा। ठीक है, यहाँ पर अपना ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब जो कॉन्सेप्ट आता है तुम्हारी मतलब बुक का जो मेन कॉन्सेप्ट है, एक्चुअली चैप्टर ज्यादा पार्ट में नहीं डिवाइडेड है, बस ये पहला जो मैंने अभी बता दिया, रिडॉक्स रिएक्शन एक्चुअली होते क्या हैं, उसमें कुछ टर्म्स थे वो समझ लिया अपन ने। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है ऑक्सीडेशन नंबर का, जिसपे पूरा चैप्टर बेस्ड है। अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना अच्छे से आ गया तो भैया तुमने चैप्टर पे महारत प्राप्त कर ली। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, उसके बाद एन फैक्टर निकालना है। अगर ये दोनों सीख गए फिर तो बैलेंसिंग, बस कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे, बैलेंसिंग एकदम तुरंत हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। मस्त स्टेप्स बताने वाला हूँ। ठीक है, तो बैलेंसिंग करनी है। टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन लल्लू से हैं, बस आपको कॉम्बिनेशन, वही डिस्प्लेसमेंट, ये सब आपको पता है। एक नया रिएक्शन है डिस्प्रपोर्शनेशन, जो कि हम बता देंगे। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद फिर हाँ वो टाइट्रेशन वाला टॉपिक है एक, और एक वो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का डायग्राम है, तो ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आ जाओ ऑक्सीडेशन नंबर की बात करते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट बोल लो। क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट? एक्चुअली ऑक्सीडेशन नंबर एक इमेजिनरी चार्ज है। जैसे कि मान लो अभी हो रहा था Zn प्लस CuSO4 दे रहा ZnSO4 प्लस Cu। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर एक्चुअली है क्या, कि मान लो ये है कोई, तो ऑक्सीडेशन नंबर है कि एक इमेजिनरी चार्ज किसी भी स्पीशीज पे, और वो चार्ज कैसे कंसिडर करा जाएगा, वो चार्ज ऐसे आएगा उस स्पीशीज पे कि आप कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसिडर कर रहे हो किसी भी रिएक्शन। मतलब यहाँ पर Zn से ट्रांसफर हुआ, कंप्लीट ट्रांसफर हुआ 2 इलेक्ट्रॉन का Cu पे, 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ था। तो यहाँ पर हम बस ये कह रहे हैं कि अज्यूम कर रहे हैं कि अगर कंप्लीट ट्रांसफर होगा इलेक्ट्रॉन का फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, या फिर एलिमेंट बोल लो, एटम की जगह मैं एलिमेंट लिख देता हूं। ठीक है, तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे जब कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा होगा, ठीक है, तो उस पे कोई चार्ज आएगा और उस चार्ज को हम उसका ऑक्सीडेशन नंबर बोल देंगे। फॉर एग्जांपल, इसी एग्जांपल से समझते हैं, चिंता मत करो। मान लो अब ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का क्या मतलब है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या होता है मैंने अभी बताया, जो कि इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। लेस और मोर मतलब कि मान लो कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या है, एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन लेने के लिए कुछ भी कर सकता, मतलब बहुत ज्यादा, मतलब ऑक्सीजन से
ऑक्सीजन के कंपैरिजन में अगर आप जिंक को लोगे तो जिंक इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा क्योंकि वो बहुत इलेक्ट्रोपॉजिटिव है ना, तो उसको तुम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कह सकते हो, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसीलिए वो इलेक्ट्रॉन नहीं ले रहा। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसको इलेक्ट्रॉन की भूख बहुत ज्यादा है इसीलिए वो इलेक्ट्रॉन लेगा, उसको लेने के लिए वो कुछ भी करेगा, वो जिंक से ज्यादा एफर्ट्स लगाएगा इलेक्ट्रॉन लेने के लिए। ऐसे ही केस यहां पर है, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, जिंक जो है कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी कि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। कॉपर इस केस में जिंक से तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिंक से तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसीलिए लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव में जब ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन का, और अपन ये अज्यूम कर रहे हैं लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तक जब ट्रांसफर होगा इलेक्ट्रॉन का, और जब उस स्पीशीज पे जो चार्ज आएगा इस चीज के कारण, इस चीज के कारण जो स्पीशीज पे चार्ज आ जाएगा उसको तुम ऑक्सीडेशन नंबर या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट बोल रहे होगे। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट बोल रहे होंगे। तो ये कहानी तो आ गई। अब ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, है ना, तो उनको देख लेते हैं कि करके फटाफट। सबसे पहला रूल ये है कि अगर कोई भी एलिमेंट है वो फ्री स्टेट में है, मान लो हाइड्रोजन हो गया, सोडियम हो गया, ये पहला रूल है, हाइड्रोजन हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, है ना, तो ये ऑक्सीजन हो गया, ये क्या है, फ्री स्टेट में है, कंबाइंड स्टेट में नहीं है। मतलब फ्री स्टेट मतलब वो रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, बस अकेले ऐसे ही पड़े हैं, तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा जीरो होगा, हमेशा जीरो होगा। इसी में दूसरी बात, मान लो कोई भी एक एलिमेंट सेम एलिमेंट के साथ अगर बॉन्ड बनाएगा, है ना, जैसे कि H2O2 O3, है ना, और क्या हो जाएगा, और बताओ, Cl2 क्लोरीन, है ना, तो ये क्या है, H2 मतलब दो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन यानी कि दो ऑक्सीजन है, तीन ऑक्सीजन है, ये क्या कर रहे हैं, सेम एलिमेंट के साथ क्या कर रहे हैं, सेम एलिमेंट के साथ क्या कर रहे हैं, बॉन्ड बना रहे हैं, सेम एलिमेंट के साथ बॉन्ड बना रहे हैं। तो इसीलिए अब यहां पर कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता ना, कि अपन ने क्या कहा था कि ऑक्सीडेशन नंबर है क्या, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो। अब यहां पर भैया कौन लेस कौन मोर, दोनों बराबर, तो कंप्लीट ट्रांसफर तो हो ही नहीं सकता, इसीलिए इन केस में, इस केस में भी जो ऑक्सीडेशन नंबर है इनका वो जीरो होगा, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, जीरो होगा। पहला रूल हो गया। दूसरा रूल ये है कि कोई भी मोनो एटॉमिक आयन यानी कि जैसे कि सोडियम Na+ है, तो Na+ यानी मोनो एटॉमिक, मोनो मतलब एक एटम का अगर आयन होगा, जैसे कि सोडियम एक एटम है और ये एक आयन है, तो इस पे जो चार्ज होगा वही इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा। Cl- है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा। ठीक है, ऐसे ही सी में मान लो H+ है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा। तो मोनो एटॉमिक आयन में जो भी चार्ज हो वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर है। O2- अगर मान लो है तो ये -2 हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर, मान लो। ठीक है, और क्या हो सकता है, मान लो Li3+ है, मान लो ना, मैं मानने की कह रहा हूँ, Li3+ है तो +3 इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये दूसरा रूल था। तीसरा रूल ये है, ग्रुप वन पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के जो भी एलिमेंट है, ग्रुप 1 को क्या बोलोगे, एल्कली मेटल्स, ग्रुप 2 को एल्कलीन अर्थ मेटल्स, जैसे कि लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया। ऑर्डर भैया गलत हो सकता है, आई डोंट नो। ठीक है, तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, तो जो भी ग्रुप 1 के एलिमेंट होंगे उनका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा ग्रुप 1 का +1 रहेगा,
हमेशा कंबाइंड स्टेट में, जब ये अगर किसी भी कंपाउंड में कॉम्बिनेशन करेंगे, मान लो इनने बनाया NaCl, तो Na क्या है यहाँ पर ग्रुप 1 का, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +1, ठीक है। तो ये सीन यहाँ पर हो जाएगा। अगर मान लो ग्रुप 2 है, जैसे कि मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, तो इनका ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा ही +2 रहेगा, हमेशा +2 रहेगा, MgCl2। तो यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट +2, ठीक है। चौथी चीज ये है कि एल्यूमिनियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हमेशा +3 रहेगा, हमेशा के लिए। फ्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हमेशा के लिए -1 रहेगा। हाइड्रोजन की बात करें तो जनरली तो उसका +1 रहता है जनरली, लेकिन एक और केस होता है -1 का। अब वो कब रहेगा, ये हाइड्रोजन की बात चल रही है, हाइड्रोजन का -1 हो सकता है कब, जब n मेटल के साथ वो हाइड्राइड फॉर्म करे, किसी भी मेटल के साथ अगर वो हाइड्राइड फॉर्म करेगा, तो यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 नहीं -1 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, इसका भी कारण है। कैसे कारण है, देखो NaH। अब इसमें एक्चुअली क्या है, मान लो एक और ले लो H2, यहाँ पर इसका +1 है और यहाँ पर इसका -1 है। क्यों, यहाँ पर इस केस में जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और ऑक्सीजन इससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर ये पॉजिटिव में है, ठीक। इस केस में सोडियम यहाँ पर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है और हाइड्रोजन यहाँ पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसलिए सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इसलिए नेगेटिव आ गया। तो याद रखना, हमेशा जब कोई लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, कोई भी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा, उसका हमेशा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर आएगा। और कोई भी एलिमेंट अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव अगर कोई भी एलिमेंट होगा, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर माइनस आएगा, ठीक है। एक केस और देख लो भैया, ऑक्सीजन का केस देख लो। ऑक्सीजन का जनरली होता है -2, ऑक्सीडेशन स्टेट। पर ऑक्साइड अगर वो फॉर्म करे तो होता है -1। पर ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन बॉन्ड जब बनाएगा तो -1 हो जाएगा। ऑक्सीजन के साथ जब ऑक्सीजन बॉन्ड बनाएगा, तुम बोलोगे कि ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन बनाएगा तो 0 होना चाहिए। ये ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन बॉन्ड किस में कह रहा हूँ, और भी साथ में और होंगे एलिमेंट, और साथ में और एलिमेंट होंगे, तो यहाँ पर इस केस में -1 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। एक डायग्राम आगे डिस्कस करेंगे, पूरे एक डायग्राम डिस्कस करेंगे, ठीक है, तो उसमें आपको पता चल जाएगा, ठीक है। चलो तो पर ऑक्साइड में -1, सुपर ऑक्साइड में -1/2 होता है। मान लो OF2 फॉर्म करा, मतलब देखो जनरली -2, पर ऑक्साइड में -1, अगर वो सुपर ऑक्साइड फॉर्म कर रहा तो -1/2। अब यहाँ पर फ्लोरीन के साथ अगर कंपाउंड बनाएगा तो अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो प्लस हो जाएगा, यहाँ पर इस केस में +2 और इस केस में +1। क्यों, क्योंकि अब ऑक्सीजन जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सबसे ज्यादा, तो यहाँ पर फ्लोरीन का नेगेटिव हो जाएगा। फ्लोरीन का हमेशा -1 रहता है, जैसा कि मैंने बताया, ठीक है। और इसका इस केस में +2 हो जाएगा, इसका इस केस में +1 हो जाएगा, ठीक है। याद रखना, हमेशा याद रखना, ठीक है। और एक सीन और है ओजोनाइड वाला, जहां पर -1/3 होगा ऑक्सीडेशन स्टेट, याद रखना। ऑक्सीजन का केस हो गया। अब एक केस और देख लो, आपके रूल्स खत्म, ठीक है। एक केस और देख लो, जैसे कि मान लो आपका एक कंपाउंड है NaCl, तो इसमें Na का जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट है और Cl का जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट है, अगर तुम दोनों का सम करोगे तो वो 0 के इक्वल आएगा। सबको पता होगा ऑलरेडी, बट रिवीजन के लिए, जैसे कि मान लो आपको यहाँ पर Cl का ऑक्सीडेशन नंबर नहीं पता, तो क्या करोगे, Na का तो हमें पता है, Na ग्रुप 1 को बिलोंग करता है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होना चाहिए, तो +1 इसका हो गया। इसका नहीं पता तो मान लो x है, तो +1 + x और ये 0 के इक्वल, तो x बराबर -1, यानी कि यहाँ पर -1 जो है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया, ठीक है। अच्छा, दूसरा और देखो, MgCl2 अगर है, MgCl2 है तो Mg का तो +2 होगा, प्लस
इसका x माना तो 2 इंटू एक्स हो जाएगा, क्योंकि दो एटम है और Cl का अपन को नहीं पता तो x मान लिया, 0 बराबर हो जाएगा। ठीक है, +2 इधर जाके -2 हो जाएगा तो x बराबर -2/2 हो जाएगा, तो x बराबर -1 आ जाएगा, तो यह -1 आ गया। कोई शक नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक तो ये केस है। दूसरा केस ये है कि मान लो C2O72 माइनस है, मान लो। ठीक है, तो यहाँ पर मान लो तुम्हें कार्बन का नहीं पता, ऑक्सीजन का तो हमें पता है, जनरली क्या होता है -2, जनरली क्या होता है -2। तो देखो कार्बन का नहीं पता, मान लिया x 2 इंटू एक्स, ठीक है, प्लस 7 एटम है, ऑक्सीजन का -2 होता है और ये बराबर होगा इस चार्ज के। यानी कि अगर कोई भी रेडिकल आपके पास है उस पे जो चार्ज होगा उस मतलब देखो कोई भी रेडिकल आपके पास है उसमें जो भी एलिमेंट है उन सारे एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर जब आप ऐड करोगे तो वो उस पे जो भी चार्ज है उसके इक्वल आएगा। तो यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, x बराबर आ जाएगा, देखो 7 2 14 -14 इधर जाके +14 -2 12/2, x बराबर +6 इसका ऑक्सीडेशन नंबर आ गया, ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया। सही है, 14 - 12/2 +6, ठीक है, x आ गया +6। तो ये सीन याद रखना था। यहाँ पर अपने रूल्स तो होते हैं खत्म। ठीक है, अब बात करते हैं अपन रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, यानी कि कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो वेरी कर सकता है, मान लो कि कोई भी एलिमेंट है तो वो उसका मैक्सिमम मान लो -1 है और -1 से वो +7, मिनिमम -1 मैक्सिमम +7 उसका ऑक्सीडेशन नंबर है। इसके बीच में भी वो ऑक्सीडेशन नंबर बता सकता है। ठीक है, उसका वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर हो सकता है। तो पी ब्लॉक एलिमेंट के लिए, जैसे कि पी ब्लॉक एलिमेंट में कौन आएगा, कार्बन, ऑक्सीजन, है ना, क्लोरीन, है ना, और भी बहुत सारे हैं, कार्बन, ऑक्सीजन, क्लोरीन है, और कौन है, जैसे कि सल्फर हो गया। तो मतलब ये पी ब्लॉक के जो भी एलिमेंट हैं वो उनका जो रेंज अगर आप निकालना चाहो मिनिमम से मैक्सिमम, क्योंकि वो जरूरी है, अगर वो कंपाउंड आ गए, ठीक है, तो मिनिमम से मैक्सिमम आपको होना चाहिए पता, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व करने में मतलब आपको आसानी होगी। तो क्या होगा, n-18 से n-10 तक उसकी रेंज होगी, जहां पर n-18 जो है वो मिनिमम होगा, मिनिमम रेंज, n-10 जो है वो मैक्सिमम रेंज होगी। जैसे कि मान लो क्लोरीन का एग्जांपल ले लो, क्लोरीन बिलोंग कर रहा ग्रुप 17 को, तो ये जो n है ये ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो n है वो ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि जो पी ब्लॉक एलिमेंट आपने लिए उसमें से जो भी एलिमेंट आपने लिया वो किस ग्रुप नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा, तो उस ग्रुप नंबर को यहाँ पर पुट करना। मान लो ये 17 ग्रुप नंबर में है अपना क्लोरीन, तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, 17 - 18, n-18, n की जगह 17 रखेंगे, 2 n की जगह 17 - 10, तो क्या आ जाएगा, 17 - 18 -1 से +7 तक इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है। यानी कि -1 तो मिनिमम है, +7 मैक्सिमम है। अब एक चीज जो मैं बोल रहा हूं याद रख लेना कि अगर कोई भी एलिमेंट अपनी मिनिमम ऑक्सीडेशन या फिर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, इसका भी रीजन बताता हूं। क्योंकि वो अपना ऑक्सीडेशन स्टेट फिर चेंज नहीं कर सकता अगर वो मैक्सिमम और मिनिमम में होगा। ये अपन डिस्प्रपोर्शनेशन में देखेंगे। ठीक है, चलो अच्छी बात। तो क्लोरीन का हो गया ग्रुप 17 और ये रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर हो गया। H2SO5 लिया है मैंने यहाँ पर आप सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करो। तो देखो हाइड्रोजन के 2 एटम, +1 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, प्लस सल्फर का हमने x मान लिया, प्लस ऑक्सीजन का -2 होता है और 5 इसके एटम है, ये 0 के इक्वल हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 2 10, ठीक है, 10 - 10 हो जाएगा। देखो दोबारा करते हैं, ये हो गया 2 + x - 10 = 0, x = 10 - 2, x = +8। ओ माय गॉड। लेकिन सल्फर का
मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होता है अगर आप कैलकुलेट करोगे तो वो वाले फॉर्मूले से n-18 तो n-10 की वैल्यू +6 है सल्फर के केस में। तो अच्छा अगर यहाँ तो फिर यहाँ पर +8 क्यों आ रहा? अगर यहाँ पर देखो कोई भी केस में किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप कैलकुलेट करो और वो मैक्सिमम से ज्यादा आ जाए तो आपको उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या मानना है? मैक्सिमम ही। यानी कि यहाँ पर जो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +6 है। अच्छा तो फिर ये 2 ज्यादा क्यों है? तो जो भी डिफरेंस होगा मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट और कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट में, जो भी डिफरेंस होगा कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट में और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में, वो जो डिफरेंस होगा उतने पेरोक्साइड बॉन्ड हैं। मतलब 8 - 6 क्या हुआ? 2 का डिफरेंस है। यानी कि इस कंपाउंड में ऑक्सीजन के 2 एटम हैं जिनका पर ऑक्साइड बॉन्ड है। यानी कि 2 एटम के पास -1 का ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है, अब हम बात करेंगे n फैक्टर की या फिर वैलेंसी फैक्टर। उसका नाम वैलेंसी फैक्टर भी है ना, या फिर बोल लो n फैक्टर। ब्रैकेट का लगा रहे हैं, ब्रैकेट का लगा रहे हम हैं? हाँ, वैलेंसी फैक्टर या फिर n फैक्टर। n फैक्टर तो क्या है ये? देखो फॉर्मूला में सीधे सीधे लिख रहा हूँ क्योंकि अपन रिवीजन कर रहे हैं तो जल्दी करते हैं। तो n फैक्टर क्या हो जाएगा बताओ? चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट। मान लो, अब एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं। मान लो H+ और H2+ Cl2 दे रहा HCl। तो सबसे पहले क्या फाइंड करो? सबके ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करो। अब H2 है, H2 खुद के एलिमेंट के साथ मतलब खुद के साथ बॉन्ड फॉर्म कर रहा तो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। ऐसे ही इस केस में 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब इस केस में क्या है? हाइड्रोजन का +1 होता है प्लस Cl का X मान लो, नहीं पता तो मैं मान लो नहीं पता, तो X का क्या हो जाएगा? -1। यानी कि Cl का -1 और हाइड्रोजन का +1। अब देखो जरा ध्यान से, हाइड्रोजन क्या कर रहा? हाँ ये चीज और समझ जाएंगे आप इससे। अब बताओ किसका ऑक्सीडेशन और किसका रिडक्शन? बताओ जल्दी, किसका ऑक्सीडेशन और किसका रिडक्शन बताओ। देखो अगर कहीं भी ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करे, यानी कि यहां पर 0 था, 0 से इंक्रीज कर गया +1 में, 0 से इंक्रीज कर गया +1 में, तो इस एलिमेंट का क्या हो रहा? इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। और कभी भी अगर इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो यानी कि वहां पर हो रहा ऑक्सीडेशन। ठीक, और Cl2 क्या? Cl2 का क्या हो रहा? 0 से -1 जा रहा, यानी डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा। सेम एलिमेंट का कंसीडर करना है, ये नहीं कि भैया 0 से +1 ना 0 से -1, ऐसे नहीं, सेम एलिमेंट का कंसीडर करोगे तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर यानी कि यहाँ पर इसका हो रहा रिडक्शन। तो अगर कहीं भी इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो तो ऑक्सीडेशन होता है, और अगर डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो तो रिडक्शन होता है। ठीक है, तो 0 से +1 ऑक्सीडेशन और Cl2 से -1 तो रिडक्शन। एक और चीज, अगर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा, इसका रिडक्शन हो रहा है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। खत्म कहानी। ठीक है, अच्छा अब हम बात कर रहे थे n फैक्टर की, तो ये सब हमें मिटाना पड़ेगा। चलो ये मिटा देते हैं। अब बात कर रहे हैं हम n फैक्टर की। ठीक है, चलो अब बात करते हैं n फैक्टर की। ये 0 से जा रहा +1 में, ये 0 से जा रहा +1 में, आई होप आपको दिख रहा होगा, और ये 0 से जा रहा -1 में। मान लो आपको हाइड्रोजन का n फैक्टर फाइंड करना है, n फैक्टर ऑफ हाइड्रोजन दोनों का फाइंड करेंगे, n फैक्टर ऑफ Cl। फॉर्मूला क्या है? चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? 0 और +1, तो इसमें चेंज क्या आएगा? 1 - 0, और आप इसका मॉड ले लेना क्योंकि नेगेटिव वैल्यू नहीं लेनी है। ठीक है, नेगेटिव वैल्यू नहीं लेनी है, मॉड ले लेना। 1 - 0 इनटू नंबर ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट। आप किसका फाइंड कर रहे हो? हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन के कितने एटम है? 2, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 - 0 1, 1 × 2 2, यानी कि 2 जो है वो इसका n फैक्टर आ गया। किसका? हाइड्रोजन का।
क्लोरीन के केस में देखो तो 0 -1, अगर तुम देखो -1 -0 अगर तुम करोगे, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है ना, Cl इस केस से और इस केस में गया तो क्या चेंज आया, 1 का चेंज आया है ना, 1 का चेंज आया। मैग्नीट्यूड लेना, कितने का चेंज आया, नेगेटिव पॉजिटिव नहीं पूछ रहा, कितने का चेंज आया, मैग्नीट्यूड लेना है। तो -1 -0 कितने एटम हैं, 2, तो इसका भी क्या आंसर आना चाहिए, देखो माइनस मत लेना, 1 लेना, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं अपन, 1 का चेंज आया इंटू 2 बराबर 2, क्लोरीन का आ गया 2, क्या आ गया, ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, चलो अच्छी बात है। तो ये हो गया एन फैक्टर। अब एक्चुअली एन फैक्टर है क्या, डेफिनेशन सुनाए थे तुम्हें, चलो। इट इज डिफाइंड एज द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल ऑफ द स्पीशीज कंसिडर्ड। सीधी सीधी भाषा में कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, कितने इलेक्ट्रॉन गेन हुए, है ना, तो इस सब का कैलकुलेशन कौन करेगा, एन फैक्टर। सीधी सी बात। हाइड्रोजन ये 0 से +1 गया, और तो मतलब 0 से हाइड्रोजन यहां पर एक्चुअली करेगा क्या, बताओ क्या करेगा, हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मानते हो ना, Cl ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तभी तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो कितने लॉस, कितने मतलब कितने का लॉस हुआ, कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, कैसे पता चलेगा, एक हाइड्रोजन ने करा 1 का लॉस, एक हाइड्रोजन ने करा 1 का लॉस, तो 2 हाइड्रोजन करेंगे 2 का लॉस। क्लोरीन कितने गेन कर रहा, 1 क्लोरीन करेगा 1 इलेक्ट्रॉन गेन, तो 2 क्लोरीन, 2 एटम है तो 2 क्लोरीन करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन गेन। तो कितने इलेक्ट्रॉन का एक्चुअली ट्रांसफर हुआ, कितने इलेक्ट्रॉन का एक्चुअली गेन हुआ, वो हो जाएगा क्या, वो हो जाएगा क्या, एन फैक्टर या फिर वैलेंसी फैक्टर। ठीक है, तो ये कैलकुलेट करना आना चाहिए। अब अपन आते हैं बैलेंसिंग पे, लेकिन बैलेंसिंग से पहले एक कॉन्सेप्ट और देख लो, मतलब कॉन्सेप्ट तो नहीं, रट्टा मारने वाली चीज है, KMnO4 वाली चीज आपको याद होनी चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी, है ना। KMnO4 वाली चीज आपने सुनी होगी अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो अब बात करते हैं अपन KMnO4 की। इसको मैं MnO4 माइनस लिखूं तो भी चल जाएगा, क्यों चलेगा, क्योंकि देखो K फॉर्म करता +1 चार्ज और ये -1 का मतलब इस पे 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया है, तो K क्या करेगा, K को इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये ले लेगा, तो कंपाउंड फॉर्म कर लेगा, तो MnO4 माइनस अपन कंसिडर कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर अपन डिस्कस क्या कर रहे हैं कि अलग अलग एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम और न्यूट्रल मीडियम में KMnO4 का एन फैक्टर क्या होगा, ये फिक्स होगा। ठीक है, ये फिक्स होगा, जैसे एसिडिक मीडियम में MnO4 माइनस लिया अपन ने, ये क्या करेगा, Mn2+ फॉर्म कर लेगा। तो यहाँ पर जो Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप कैलकुलेट करो तो 4 दूनी 8 होता है, 4 2 8 -8 इक्वल टू -1, तो 8 -1 +7 होता है। ठीक है, और यहाँ पर ये +2 मोनो एटॉमिक आयन है तो ये +2 होगा, +7 से हो रहा +2, यानी कि यहाँ पर एन फैक्टर हमेशा 5 रहेगा एसिडिक मीडियम में, ये याद रख लेना। फॉर एसिडिक मीडियम एन फैक्टर इज ऑलवेज 5। ठीक है, अब बेसिक मीडियम की बात कर लेते हैं। MnO4 माइनस MnO4 2- में कन्वर्ट हो जाता है बेसिक मीडियम में, यानी कि यहाँ पर तो भैया +7 रहेगा, यहाँ पर +7 रहेगा, यहाँ पर क्या होगा इसका, 4 2 8 8 जाके उधर प्लस हुआ, 8 - 2 6, तो ये आ गया +6। तो यहाँ से 7 से 6 चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितने का, 1 का, एन फैक्टर कितना आएगा, न्यूट्रल हम नीचे लिख देंगे, एन फैक्टर कितना आएगा, 1। क्यों आएगा, 7 से 6 गया, 1 का चेंज आया, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 1, कितने एटम है, 1, एन फैक्टर 1। ठीक है, अच्छा न्यूट्रल की अगर अपन बात करें, न्यूट्रल मीडियम MnO4 माइनस न्यूट्रल मीडियम में MnO2 में चला जाता है, तो यहां पर ये तो +6 रहेगा, सॉरी +7 रहेगा, +7 MnO4 माइनस यहां पर क्या हो जाएगा, 2 2 4, तो ये आ जाएगा +4। ठीक है,
तो +7 से गया ये +4 में, कितने का चेंज आया? 3 का। तो n फैक्टर कितना आना चाहिए? 3, क्योंकि एक ही एटम है तो 7 से 4 गया, यानी कि 3 का चेंज आया किसमें? ऑक्सीडेशन नंबर में। और एक था एटम यहाँ पर, तो 3 × 1 यानी कि n फैक्टर आ गया 3। तो ये वैल्यू याद रख लेना कि अगर एसिडिक मीडियम में आप KMnO4 को रखोगे तो उसका n फैक्टर 5 आएगा, बेसिक मीडियम में n फैक्टर 1 आएगा, न्यूट्रल मीडियम में n फैक्टर 3 आएगा। बैलेंसिंग फैक्टर हो गया। अब आ जाते हैं अपन अपने किस पे? बैलेंसिंग वाले पार्ट पे। तो बैलेंसिंग करते हैं अब अपन फटाफट से। बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, चलो देखो मैं एक इक्वेशन लूंगा और उसी से दोनों मेथड डिस्कस करेंगे। दो मेथड है ना, हाफ रिएक्शन मेथड या फिर उसको आप आयन इलेक्ट्रॉन मेथड बोल लो, और एक है अपना ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ठीक है, तो फटाफट से पहला मेथड देखते हैं, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड या फिर हाफ रिएक्शन मेथड। ठीक है, हाफ रिएक्शन मेथड। तो जो मैं जो है ना वो लिख लूं इक्वेशन, MnO4 - C2O4 MnO4 - C2O4 जरा दूर दूर लिखते हैं, MnO4 - C2O4 ऊपर भी जगह चाहिए होगी। MnO4 + C2O4 अब क्या दे रहा है ये? Mn2 + CO2। तो अब आपने लिखा रिएक्शन, सबसे पहला स्टेप है रिएक्शन लिख लो जो भी आपको गिवन है। ठीक है, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड डिस्कस कर रहे हैं, याद रखना। ठीक है, देखो दोनों में कुछ सिमिलैरिटी है, बस शुरू के कुछ स्टेप हैं उनमें थोड़ा सा वो है चेंज। ठीक है देखो अब ध्यान से देखो, ध्यान से इक्वेशन लिखा। दूसरा स्टेप ये है, हर एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट आप कैलकुलेट करके लिख लो। मैं यहाँ पर कलर दूसरा ले लेता हूँ, ब्लैक ही ले लेते हैं मतलब। ठीक है, तो MnO4 अभी अपन ने ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट किया, कितना आया था? +7। ऑक्सीजन का -2, यहाँ पर भी -2 और यहाँ पर भी -2 रहेगा, तो इसका तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक, क्योंकि कोई चेंज ही नहीं हो रहा ना। ठीक, C2O4 का शायद से मैंने कैलकुलेट किया था, तो दोबारा कर लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मान लो अच्छा 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 एटम है कार्बन के, X इसका ऑक्सीडेशन नहीं पता अपन को है ना, 4 एटम है ऑक्सीजन के और -2 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, और ये -2 के इक्वल होगा, जो चार्ज होगा उसके इक्वल होगा। ठीक है, 2x - 8 is equal to -2, तो x equal to 8 - 2/2, 6 + 3, x की वैल्यू आ गई +3। सही है, +3। यहाँ पर ये +2 होगा क्योंकि मोनो एटॉमिक आयन है, तो +2 होगा, और यहाँ पर ये +4 होगा, अगर आप कैलकुलेट करोगे तो +4 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है? अब देखो Mn का क्या हो रहा है, देखो ध्यान से, +7 से जा रहा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, +7 से जा रहा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यानी कि इसका हो क्या रहा है? रिडक्शन, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो रिडक्शन होगा। n फैक्टर क्या होगा? अभी अपन ने देखा था n फैक्टर इस केस में होगा 5, क्योंकि चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, देखो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 7 - 2 इनटू नंबर ऑफ एटम इज 1, तो 5 आ जाएगा इसका n फैक्टर। ठीक है, मैं फास्ट जा रहा हूं। ठीक है, मतलब इतना भी नहीं होगा। ठीक है, चलो ठीक है। यहां पर अगर तुम कार्बन का देखोगे, तो एक का चेंज आ रहा है, लेकिन 2 एटम है। अपन निकाल किसका रहे हैं? इस वाले का। अगर उस वाले का निकालोगे तो 1 आएगा, अपन इस वाले का निकाल रहे हैं, यहाँ पर भी इस वाले का निकाला था। ठीक है, चलो तो C2O4 ठीक है, यहाँ पर कार्बन जो है +3 से क्या +4 में हो रहा है ऑक्सीडेशन, क्योंकि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है, और +3 से जा रहा +4 में, यानी कि एक का चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितने का? 1 का।
एटम कितने हैं 2, तो n फैक्टर कितना होगा 2। ठीक है, अब चलो ये n फैक्टर आ गया। अब आपका तीसरा स्टेप क्या लिखना है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिखना है आपको। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिखना है और रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिखना है। कैसे लिखोगे, देखो इस केस में हो रहा है रिडक्शन, तो ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन में आ जाएगा। इस केस में हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो ये ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन C2O4 माइनस से CO2, इतने में ऑक्सीडेशन हो रहा, तो ये लिख लो C2O4 माइनस, ये दे रहा CO2, C2O4 माइनस दे रहा CO2। अब ऑक्सीडेशन में क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो जो n फैक्टर आया, n फैक्टर क्या आया 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस, कहानी खत्म। अब रिडक्शन में क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, n फैक्टर क्या है 5, तो अभी देखते हैं। तो देखो रिएक्शन क्या है, MnO4 माइनस प्लस 5 इलेक्ट्रॉन आएंगे, जितना n फैक्टर उतने इलेक्ट्रॉन आपको जोड़ना है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के हिसाब से। यहां पर रिडक्शन हो रहा तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, जो n फैक्टर आया उतने का गेन होगा, 5 इलेक्ट्रॉन MnO4 माइनस से जा रहा Mn2 प्लस। ठीक है, मान लो ये इक्वेशन 1 है, मान लो ये इक्वेशन 2 है। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट स्टेप, कौन सा स्टेप है पता नहीं। देखो पहले अपन ने क्या किया, पहले अपन ने इक्वेशन लिखा, फिर क्या किया अपन ने, ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करे और n फैक्टर कैलकुलेट करा, और ये देखा किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। फिर अपन ने लिखा ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे, C2O4 माइनस जा रहा CO2, तो अपन ने लिख लिया। लेकिन ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है, क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो जो n फैक्टर आया उतने का लॉस हो जाएगा। रिडक्शन हाफ रिएक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो जो n फैक्टर आया उतने का गेन हो जाएगा। ठीक है, अब इन रिएक्शन को आपको करना है ऐड, ये नेक्स्ट स्टेप है। इन दोनों रिएक्शन को आपको करना है ऐड, लेकिन ऐड करते समय ये याद रखना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों में सेम होने चाहिए। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 5 है, दोनों को सेम करना है। तो अगर तुम इस पूरे रिएक्शन को मल्टीप्लाई बाय 5 कर दो और इस पूरे रिएक्शन को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, तो देखो 5 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 10 इलेक्ट्रॉन आ गए, 2 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पर तो भी 10, तो दोनों में 10-10 आ गए, तो मल्टीप्लाई करके आपको लिख देना है। तो सबसे पहले LHS, 5 का मल्टीप्लाई C2O4 माइनस में, तो क्या आ जाएगा 5C2O4 माइनस। ठीक है, 5 का मल्टीप्लाई C2O4 माइनस में, LHS देख रहे हैं। अब नीचे LHS पे आ जाओ, क्योंकि ऐड कर रहे हैं तो प्लस का साइन, 2 का मल्टीप्लाई इधर होगा, तो 2MnO4 माइनस, 2 का मल्टीप्लाई इधर होगा, तो ये आ जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन। LHS कंप्लीट। अब RHS पे आ जाओ, 5 का मल्टीप्लाई CO2 में तो 5 CO2, 5 का मल्टीप्लाई इसमें तो 10 इलेक्ट्रॉन, 2 का मल्टीप्लाई Mn2 प्लस में तो 2 Mn2 प्लस, 2 Mn2 प्लस। तो अपन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम किया और दोनों रिएक्शन को ऐड कर दिया। अब रिएक्शन क्या आ गया ये, अच्छा अब इधर भी 10 इलेक्ट्रॉन है, इधर भी 10 इलेक्ट्रॉन, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, मर जाएंगे। क्यों, मान लो कोई भी अगर आप इक्वेशन लिखते हो, मान लो इधर लिखा 10 इधर लिखा 10, तो 10-10 आप कैंसिल कर देते हो ना। अगर मान लो इधर लिखा +x, तो 10-10 आप कैंसिल कर सकते हो। तो ऐसे ही ये भी तो एक इक्वेशन है, बैलेंसिंग कर रहे हो, इक्वेट कर रहे हो, तो 10 इलेक्ट्रॉन मर जाएंगे। ठीक है, तो ये +2 Mn2 प्लस है, उसको मैं यहां पर लिख देता हूं। ठीक, चलो अब जो स्टेप है वो सेम होगा ऑक्सीडेशन नंबर के लिए भी। ठीक है, अब क्या करना है, सबसे पहले आपको नॉन ऑक्सीजन और नॉन हाइड्रोजन एलिमेंट को बैलेंस करना है, यानी कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा जो भी सारे एलिमेंट है रिएक्शन में पूरे में, उनको बैलेंस करना है। तो देखते हैं, सबसे पहले कार्बन, 2 5 10 कार्बन इधर है, लेकिन 5 कार्बन इधर है, तो इधर भी 10 करने पड़ेंगे, तो इधर कर देते हैं 10, तो इधर हो गए 10 कार्बन, इधर हो गए 10 कार्बन। कार्बन बैलेंस, ऑक्सीजन नहीं करना, पहले नॉन ऑक्सीजन नॉन हाइड्रोजन, इधर भी 2 Mn है और इधर भी 2 Mn है, यानी कि ये तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है। ठीक है, तो
नॉन ऑक्सीजन और नॉन हाइड्रोजन, इसके अलावा तो और कोई है नहीं इस रिएक्शन में। उसके बाद फिर आपको ऑक्सीजन का करना है, मतलब पहले ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बिना, मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन नहीं करना, नॉन ऑक्सीजन और नॉन हाइड्रोजन एटम आपको बैलेंस करना है, यानी कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा जो भी एटम प्रेजेंट है पूरे रिएक्शन में, एलिमेंट प्रेजेंट है पूरे रिएक्शन में, उनको बैलेंस करना है। फिर उसके बाद ऑक्सीजन को करना है। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए आपको वाटर मॉलिक्यूल ऐड करना है। कैसे करना है देखते हैं। देखो ऑक्सीजन इधर कितने हैं, 4 5 20 ऑक्सीजन प्लस 4 2 8 ऑक्सीजन, यानी कि यहाँ पर 28 ऑक्सीजन एटम्स हैं। इस साइड में देखिए 2 10 20 ऑक्सीजन एटम है, यानी कि 8 की इधर कमी, इधर 28, इधर 20, 8 की इधर कमी, तो इधर आप 8 वाटर मॉलिक्यूल जोड़ देना, इधर आप 8 वाटर मॉलिक्यूल जोड़ देना, ठीक है, 8 वाटर मॉलिक्यूल जोड़ देना, ठीक है, अच्छी बात है। अब ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, ध्यान से देखो, 8 ऑक्सीजन इधर और 10 दूनी 20, 20 और 8 28 और 4 दूनी 8 और 4 पंजा 20, 20 और 8 28, 28 इधर हो गए, 28 इधर हो गए, ऑक्सीजन बैलेंस्ड। अब आपको करना है हाइड्रोजन बैलेंस, तो 8 2 16 हाइड्रोजन है इधर, 16 हाइड्रोजन है इधर, लेकिन इधर तो एक भी नहीं है। तो अब आपको हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए आपको क्या ऐड करना है, H+ को। आपको क्या ऐड करना है, H+ को। जितनी भी जरूरत है उतने आप H+ जोड़ सकते हो। तो इधर 16 थे, इधर नहीं है 16, तो 16 इधर जोड़ दो, तो H बैलेंस हो जाएगा। यहां तक जो है अभी ये इक्वेशन बैलेंस हो गया, बिल्कुल बैलेंस हो गया, मतलब कि एसिडिक मीडियम में आप H+ जोड़ोगे, ठीक है। मान लो क्वेश्चन ने बोल दिया कि आपको बेसिक मीडियम में बैलेंस करना है, तो बेसिक मीडियम में बैलेंस करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना, जितने आपने H+ आयन ऐड करे उतने ही OH- आयन दोनों साइड ऐड कर देना, दोनों साइड ऐड कर देना और आपका बैलेंस हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखो 16 OH- और H+, तो अगर आप नॉर्मली H+ और OH- ऐड करोगे तो वाटर मॉलिक्यूल बनता है, यहाँ पर तो 16 है, तो 16 वाटर मॉलिक्यूल बनने चाहिए, तो देखो 16 बन गए, 16 H2O बन जाएंगे। देखो इधर 8 H2O हैं और 16 OH-, इनका कुछ नहीं हो सकता। अब देखो जैसे इक्वेशन में तुम करते थे, इधर 8 H2O हैं, इधर आके माइनस हो जाएंगे और 8 बच जाएंगे, तो इधर 8 हो गए, इधर से मर गए, ठीक है। ये 16 OH- ऐसे का ऐसा ही रहेगा, और ये हो गया आपका इक्वेशन बैलेंस्ड, किसमें, बेसिक मीडियम में। इससे पहले अपन ने H+ तक जो सफर तय किया था वो एसिडिक मीडियम का था। ये हो गया अपना आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। अब अपन को करना है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड इसी इक्वेशन से मैं समझा देता हूं फटाफट से। तो अब आएगा अपना ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ठीक, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो सबसे पहला स्टेप इक्वेशन लिख लो, दूसरा स्टेप ये जो भी n फैक्टर तक जो है ना, दूसरा स्टेप ये है ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड कर लो, हर एलिमेंट के ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करो। फिर ये फाइंड करो रिडक्शन किसका हो रहा, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा, n फैक्टर, देखो n फैक्टर फाइंड कर लो। तो अपन ने यहाँ पर n फैक्टर फाइंड कर लिया, n फैक्टर फाइंड कर लिया, यहाँ तक तो सेम है, जो आपने पहले किया वो यहाँ पर किया, ठीक है। अब क्या करना है, एक्चुअली अब आपको ये करना है कि देखो आपने इसका जो है, इसका n फैक्टर ये आया, तो ये जो n फैक्टर आया इसका मल्टीप्लाई इससे करना, इसका n फैक्टर आया ये, तो इसका मल्टीप्लाई इससे करना। क्या करना है दोबारा देखो, इसका जो n फैक्टर कैलकुलेट किया वो था 5, तो इस 5 का इसमें मल्टीप्लाई, यानी कि एक की टोपी दूसरी के साथ पिरानी है, एक की, तो यहां पर एक्चुअली क्या करना है कि एक की टोपी दूसरे के साथ पहनानी है। इंग्लिश में बोले तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, यानी कि इसका n फैक्टर आया तो आपको इसमें मल्टीप्लाई करना है, और इसका n फैक्टर है तो आपको इसमें मल्टीप्लाई करना है। इसका n फैक्टर ये है, मल्टीप्लाई इसमें कर दो, इसका n फैक्टर ये है तो मल्टीप्लाई इसमें कर दो। अगर मान लो आप इसका n फैक्टर निकालते तो इसका निकालते तो इसमें मल्टीप्लाई करते, इसका n फैक्टर निकालते तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करते, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने इसका n फैक्टर निकाला तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया ना, LHS में करा है तो LHS में करो,
RHS में करा है तो RHS में करो, ठीक है, याद रखना। तो क्या करना है अभी अपन को, इसका n फैक्टर ये है, इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है, ठीक है, और इसका n फैक्टर ये है, इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है, एक की टोपी दूसरे के साथ, ठीक है। 2 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो ये आ जाएगा 2MnO4 माइनस प्लस 5 का मल्टीप्लाई इसमें 5C2O4 2 माइनस, उसके बाद सेम जो है वो लिख दो, सेम जो है वो लिख दो। अब क्या करना है, वही ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा जो भी एटम है वो बैलेंस करो, वही पूरे स्टेप वही फॉलो करना है, बस चेंज क्या है, n फैक्टर का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। उधर क्या करना था, उधर अपन ने ये लिखा कि भैया हाँ ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन, रिडक्शन ऑफ रिएक्शन, दोनों को ऐड करो, इलेक्ट्रॉन सेम करो, तब उस स्टेप है। यहाँ पर आप डायरेक्टली आ गए, यहाँ पर n फैक्टर से आप डायरेक्टली आ सकते हो इधर, ठीक है। चलो तो 2Mn, तो यहाँ पर भी 2 कर दो, ये भी बैलेंस हो गया। 5 to the 10, तो इधर 10 करना पड़ेगा, तो 10CO2, देखो सेम चल रहा है, आप ध्यान दोगे तो, ठीक है। तो ये हो गया 10CO2। अब क्या करें, कार्बन हो गया, Mn हो गया, इसके अलावा और कोई ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा और कोई एटम है नहीं, तो अब आएगा ऑक्सीजन की बारी। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए वाटर मॉलिक्यूल ऐड करना है, तो इधर कितने 4 to the 8, 4 5 the 20, कितने 28 ऑक्सीजन एटम है इस साइड, लेकिन इस साइड कितने एटम है, 20 ऑक्सीजन एटम है, यानी कि 8 ऑक्सीजन एटम की कमी किस साइड है, इस साइड। ये 0 लग रहा होगा लेकिन ये ऑक्सीजन है, O है, ठीक है। 8 ऑक्सीजन की कमी है इस साइड, तो 8 वाटर मॉलिक्यूल जोड़ दो इस साइड। अब आप चेक करोगे तो ऑक्सीजन एटम जो है बैलेंस हो गए, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन में बोला गया है एसिडिक मीडियम में बैलेंस करो, अब अगर आपको क्वेश्चन में बोला गया है एसिडिक मीडियम में बैलेंस करो, तो हाइड्रोजन को जब आप बैलेंस करोगे, क्योंकि अब ऑक्सीजन के बाद हाइड्रोजन की बारी आएगी, ठीक है, तो हाइड्रोजन को जब आप बैलेंस करोगे तो क्या करना है, जितने हाइड्रोजन की जरूरत है उतने H+ आयन जोड़ दो। तो 8 to the 16 इधर है लेकिन इधर तो कुछ भी नहीं है, तो इधर 16 H+ जोड़ दो, बस आपका बैलेंस हो गया। क्या बैलेंस हो गया, इक्वेशन, जो भी केमिकल रिएक्शन है वो केमिकल इक्वेशन है वो बैलेंस हो गया, किस मीडियम में, एसिडिक में। अब मान लो आपको बोल दिया बेसिक, तो स्टेप तो यहाँ तक आपको फॉलो करना है, एसिडिक वाला करना है। बेसिक में बस आपको एक्स्ट्रा क्या करना है, जितने आपने H+ जोड़े उतने आप OH- जोड़ दो दोनों साइड, उतने OH- जोड़ दो दोनों साइड। तो इधर फिर से वही ये वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा 16H2O, ठीक है। इधर ऐसे का ऐसे ही, अब 8 इधर है, इधर आके माइनस हो जाएंगे, तो इधर 8 बन जाएंगे, 16 - 8 8 होता है, 8 इधर से मर जाएगा और इधर बचेगा 16OH-, और ये इक्वेशन बैलेंस हो गया बेसिक मीडियम में, ठीक है। तो बैलेंसिंग की कहानी अब हो गई। अब 2-3 टॉपिक और बचे हैं छोटे मोटे, तो अब इसको मैं दोबारा रिवाइज करवा दूं, है ना, नहीं तो आपको कंफ्यूजन सा हो जाए। तो शुरुआत से शुरुआत करें, तो इक्वेशन आपको लिखना है, इक्वेशन में जो भी एलिमेंट है उनका ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना है। ऑक्सीडेशन स्टेट जब आप कैलकुलेट कर लोगे उसके बाद आपको n फैक्टर कैलकुलेट करना है, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। कैसे कि इसका n फैक्टर आया ये, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका n फैक्टर आया ये, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें, यानी कि एक की टोपी दूसरे के साथ आपको पहनानी है, ठीक है। उसके बाद जो मल्टीप्लाई करके आपका इक्वेशन आएगा वो वैसे के वैसे लिख देना है। इधर आपने मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, और इधर वैसे के वैसे लिख दो Mn2+ और CO2, ठीक, वैसे के वैसे लिख दो। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, वही सेम चीज, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एटम के अलावा जो भी उस केमिकल रिएक्शन में एटम प्रेजेंट है सबसे पहले उनको बैलेंस करो। वो बैलेंस हो जाए उनके बाद आपको ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करना है। कैसे करोगे, वाटर मॉलिक्यूल ऐड करना है जिस साइड में ऑक्सीजन एटम की कमी हो रही हो, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करना है। उनको बैलेंस करने के लिए आपको H+ आयन उतने ही ऐड करने हैं जितने जिस साइड में जरूरत हो, ठीक है। यहां तक जो कहानी है वो एसिडिक मीडियम की। अगर मान लो बेसिक मीडियम में आपको बैलेंस करना, ठीक है, तो उसके बाद क्या करना है, H+ तक तो करना है, जितने H+ आपने जोड़े उतने ही H+ दोनों साइड आप जोड़ो, उतने ही OH- आप दोनों साइड जोड़ोगे अगर आपको रिएक्शन बेसिक मीडियम में बैलेंस करना हो। तो क्या करना है, जितने H+ आपने जोड़े हैं एसिडिक मीडियम में, अगर आपको बेसिक मीडियम में बैलेंस करना है उतने ही OH- दोनों साइड आपको जोड़ देना है, और
फिर आपको बैलेंस कर लेना है, ठीक है। तो आपका इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो जाएगा। अब बस इसके प्रैक्टिस कर लो ना, मतलब मैंने भी जब पहली बार पढ़ा था ना तो मैंने मतलब ऐसा लगा हाँ ठीक है आ गया, लेकिन जब आप 5 से 6 क्वेश्चन, मैंने 5 से 6 क्वेश्चन करे अच्छे खासे, तो मेरे को एकदम समझ में आ गया अच्छे से, ठीक है। तो आप भी प्रैक्टिस कर लेना। अब एक टॉपिक और है छोटा सा लुल्लू सा मुन्नू सा, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, मतलब टाइप्स ऑफ रिएक्शन यानी कि टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। मैं रिडॉक्स ही लिख देता हूँ, टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस, क्योंकि रिडॉक्स रिएक्शन के अलावा भी भाई रिएक्शन और होते हैं, अपन पर्टिकुलरली रिडॉक्स के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला टाइप क्या है, कॉम्बिनेशन। देखो मैं एग्जांपल नहीं बता रहा, डिटेल में नहीं जा रहा, ऊपर ऊपर मोटा मोटा समझ लेंगे क्योंकि यहाँ पर चल रहा है रिवीजन। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे उनको अपन ने डिटेल में पढ़ा, ठीक है। आ जाओ, इंपॉर्टेंट ये भी है लेकिन ये आप आराम से अपने से खुद से कर सकते हो। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या कह रहा है शब्द, कोई भी चीज कंबाइन हो रही होगी, यानी कि मान लो दो एलिमेंट हैं ए और बी, वो कंबाइन होके एक ही कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे। ये ए सिंपल था, बी सिंपल था, जब ये दोनों कंबाइन हुए तो क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स जो है कंपाउंड फॉर्म हो गया, यानी कि दो एलिमेंट कंबाइन करेंगे और एक सिंगल कंपाउंड फॉर्म करेंगे, ठीक। तो जब भी आपको ऐसा कुछ दिखे तो कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन का मतलब मान लो यहाँ पर ए, मान लो ए बी सी डी और कंबाइन होके क्या मिल रहा, ए बी सी डी, एक ये कंपाउंड है। मान लो वाटर मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, तो ये भी कॉम्बिनेशन है, क्योंकि एक्चुअली यहाँ पर क्या हो रहा, कॉम्बिनेशन, इन सारे चीजों का कॉम्बिनेशन बनके एक कंपाउंड बन रहा है, तो ऐसे रिएक्शन क्या हो जाएंगे, कॉम्बिनेशन, ठीक। चलो दूसरा देखें, कॉम्बिनेशन के बाद इसका उल्टा, डीकंपोजिशन। डीकंपोजिशन रिएक्शन मतलब इसका उल्टा कर दो, मान लो ए बी है, एक कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, वो टूट जाएगा ए में और बी में, यानी कि एक्चुअली यहां पर हो क्या रहा है, डीकंपोजिशन। कॉम्बिनेशन में कॉम्बिनेशन, किसी भी चीज का कॉम्बिनेशन, डीकंपोजिशन में टूटना, डीकंपोजिशन, कोई कंपोजिशन है उसका डीकंपोजिशन, यानी कि वो टूट रहा है। तो ए भी टूट रहा है दो चीजों में, यानी कि यहाँ पर रिएक्टेंट में एक ही चीज होगी, है ना, और जो प्रोडक्ट है उसमें बहुत सारी चीजें होंगी। इस केस में रिएक्टेंट में बहुत सारी चीजें होंगी और ये प्रोडक्ट में एक ही चीज होगी, है ना। तो एक्चुअली आप क्या कह सकते हो कि कॉम्बिनेशन और डीकंपोजिशन एक दूसरे के उल्टे हैं, ठीक। एक और है, चार है वैसे। एक है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मैंने एग्जांपल आपको दे ही दिया था, शुरू से ही मैं आपको बता रहा हूं, क्या था आप जान गए होंगे, Zn plus CuSO4 giving ZnSO4 प्लस Cu। एक्चुअली यहाँ पर होगा क्या, वही बच्चों वाली डेफिनेशन कि अगर ये एक सॉल्यूशन है और ये अगर इससे ज्यादा रिएक्टिव है तो ये इसको लात मार देगा, इसकी जगह ले लेगा, ये कंपाउंड बना लेगा और ये बाहर निकल जाएगा, है ना। और अगर प्रॉपर तरीके से देखें तो क्या है, ये इससे ज्यादा रिएक्टिव है इसीलिए इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, ये आयन के फॉर्म में प्रेजेंट है तो ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा और अपना सॉलिड फॉर्म बना लेगा, और ये जो आयन बनाएगा वो सल्फेट के साथ मिलके अपना ये बन जाएगा ZnSO4 जिंक सल्फेट, ठीक है, जो मैं आपको पहले बता चुका हूं। तो ये डिस्प्लेसमेंट इस टाइप का होता। अब डिस्प्रपोर्शनेशन की बारी, ये थोड़ा सा अपन देख लेते हैं। अब ये तीनों रिएक्शन तो आपको समझ आ गए, ठीक है। तो अब हमारा जो चौथा टाइप का रिएक्शन है दैट इज डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, जो कि आपके लिए नया है और इस चैप्टर में नया है, क्योंकि कॉम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट और डीकंपोजिशन अपन पहले ही पढ़ चुके हैं 10th क्लास में, है ना। हाँ, लेकिन उसमें याद रखना एक चीज कि जब तुम ये टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ रहे हो, यानी कि अगर तुम्हारे पास कोई भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आ जाता है तो उसमें तुम पहले ये चेक कर लेना कि वो रेडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं, यानी कि उसमें रिडक्शन हो रहा है और ऑक्सीडेशन दोनों होना चाहिए, ठीक है। तो ये चेक जरूर कर लेना क्वेश्चंस में जब तुम्हें आइडेंटिफाई करना हो कि कौन सा टाइप का रिएक्शन है, ठीक है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन की बात कर रहे हैं, तो ये इसमें क्या होगा, देखो, इट इज अ रेडॉक्स रिएक्शन, तो रेडॉक्स ऑब्वियसली टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन है तो रेडॉक्स रिएक्शन ही होगा। अच्छा, सो इट इज अ रेडॉक्स रिएक्शन in which the same element
प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर कंपाउंड, गलत लाइन चलेगी बट ओके, इट्स ओके, ठीक है, दिख रहा तो होगा तुम्हें, ठीक है, इन विच इन चलो दोबारा पढ़ते हैं। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या है? ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है। इट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन इन विच द सेम एलिमेंट प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर कंपाउंड इन अ डेफिनिट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडाइजेस एंड रिड्यूसेस साइमल्टेनियसली। अब ये जो वर्ड्स मैंने अंडरलाइन करे हैं इन पे गौर करना। क्या करना? देखो, अब डिस्प्रपोर्शनेशन में अपने मतलब में समझाता हूं। ऐसा कि मान लो कोई भी एक कंपाउंड है, मान लो ABCD नाम का कोई भी एक कंपाउंड है, ठीक, ये एक कंपाउंड है। अब इसमें से मान लो ये जो B एलिमेंट है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, ये एक कंपाउंड है और इसमें ये जो B एलिमेंट है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। ये हो गई रिएक्टेंट साइड, ये वाली। अब प्रोडक्ट साइड में मान लो फॉर्म हो रहा AB प्लस BD। क्या फॉर्म हो रहा? AB प्लस BD फॉर्म हो रहा है। मान लो ये C इधर निकल गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, मान लो इधर ऑक्सीडेशन स्टेट है -1 और इधर ऑक्सीडेशन स्टेट है +1। तो यहाँ पर क्या हो रहा, सेम कंपाउंड है, एक पर्टिकुलर कंपाउंड जिसमें एक एलिमेंट है जिसकी डेफिनेट ऑक्सीडेशन स्टेट है, एक एलिमेंट है जिसकी डेफिनेट ऑक्सीडेशन स्टेट है, जिसका की रिडक्शन भी हो रहा है और जिसका ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। यानी कि एक सेम कंपाउंड होना चाहिए, वो सेम एलिमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि A B C D और फिर आगे भी इसका तुम कैलकुलेट करो इसका, नहीं, बिल्कुल नहीं। सेम एलिमेंट, एक पर्टिकुलर कंपाउंड में सेम एलिमेंट जिसका एक डेफिनेट ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। जैसे कि इस केस में 0 है, अब 0 से वो गया इधर -1 में और +1 में, यानी कि उसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली हो रहा है। ऐसा रिएक्शन डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन हो जाएगा, है ना। तो अब दोबारा पढ़ते हैं डेफिनेशन। इट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन इन विच द सेम एलिमेंट present in a particular compound, same element present in a particular compound in a definite oxidation state, oxidizes and reduces simultaneously, oxidizes and reduces, ठीक है। तो ये तो अपन ने एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले ली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब रियल लाइफ से मतलब रियल एग्जांपल देख लेते हैं। देखो, आ जाओ, अब ब्लू पेन ले लेते हैं अपन, है ना। देखो यहां पर Cl2, देखो Cl2 का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 0 है। अच्छा, इधर O का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? -2 और H का +1 होगा। इधर भी H का +1 और O का -2। तो इसमें तो कोई ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज नहीं है, तो इनका तो रेडॉक्स रिएक्शन हो नहीं रहा। यानी कि अब अपन को Cl का फाइंड करना पड़ेगा। इस केस में भी ऑक्सीजन का -2 रहेगा। तो अब यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करते हैं। मान लो Cl का है X प्लस इसके एक एटम है ऑक्सीजन का और -2 होता है क्या? ऑक्सीडेशन स्टेट, और ये -1 के इक्वल होगा जो कि इस पे चार्ज है, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा? ये -2 है, x -2 इक्वल टू -1, तो x हो जाएगा 2 - 1 जो कि है 1। यानी कि इधर क्या आया? +1, इधर क्या आया? +1। इधर है ओनली Cl-, इस केस में Cl- है, यानी कि इस पे -1 होगा, क्योंकि मोनो एटॉमिक आयन है, जो इस पे चार्ज होगा वही इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, ठीक है, अच्छी बात है। यानी कि Cl का अपन ने कैलकुलेट कर लिया। अब देखो यहाँ पर, देखो द सेम एलिमेंट प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर कंपाउंड। ये एक कंपाउंड नहीं तो मॉलिक्यूल तो है, ठीक है। तो सेम एलिमेंट प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर कंपाउंड, सेम एलिमेंट है प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर कंपाउंड या फिर मॉलिक्यूल इन अ डेफिनेट ऑक्सीडेशन स्टेट। ये 0 में है, मतलब ये डेफिनेट है, ये इतना ही है, 0 का 0। सेम एलिमेंट का एक ऑक्सीडेशन स्टेट, डेफिनेट ऑक्सीडेशन स्टेट है, जो कि ऑक्सीडाइजेस एंड रिड्यूसेस। यहां पर हो रहा ऑक्सीडेशन, है ना, क्योंकि 0 से +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा, यानी कि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा, और इधर से जा रहा है 0 से -1 में, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि रिडक्शन हो रहा है कि नहीं। तो यानी कि अब हो क्या रहा है,
सेम एलिमेंट है, प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर कंपाउंड, वो क्या कर रहा है, एक डेफिनेट ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, लेकिन रिएक्शन के बाद वो क्या हुआ, वो सेम एलिमेंट ही ऑक्सीडेशन हुआ, सेम एलिमेंट का रिडक्शन हुआ, ऐसा रिएक्शन हो जाएगा डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। आई होप यहां तक आपको बात क्लियर होगी। अब इस टॉपिक से ऐसे सवाल ज्यादा आते हैं, कैसे आते हैं, जैसे कि मान लो आपको दे दिया ये ClO माइनस का कुछ कंपाउंड दे दिया, और भी 2 3 4 कंपाउंड दे देंगे, ठीक है। फिर आपसे पूछेंगे, ऐसा भी पूछ सकते हैं कि भैया हाँ इनमें से कौन सा कंपाउंड है, इनमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो कि डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कर सकता है, ठीक है। या फिर इनमें से ऐसा पूछ सकते हैं, ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो इनमें से डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो नहीं करेगा। तो क्या करना है आपको, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, सबसे पहले तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, उसके बाद आपको उस एलिमेंट का रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर पता होना चाहिए, यानी कि मिनिमम टू मैक्सिमम n-18 to n-10 फॉर p ब्लॉक एलिमेंट्स, फॉर p ब्लॉक एलिमेंट्स, है ना। तो n-18 होता है मिनिमम और ये होता है मैक्सिमम। n-18 होता है मिनिमम और n-10 होता है मैक्सिमम, यानी कि अगर, अब ये बात याद रखो, अगर कोई भी एलिमेंट अपने मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होगा, तो वो ऑक्सीडेशन स्टेट अपना चेंज नहीं करेगा रिएक्शन के बाद, क्योंकि वो ऑलरेडी या तो मिनिमम में है या फिर मैक्सिमम में है। अगर इस केस में देखो तुम क्लोरीन का, तो क्लोरीन का क्या होता है, क्लोरीन 17 ग्रुप नंबर में प्रेजेंट है, तो n-18 यानी कि 17-18 टू 17-10, यानी कि -1 से +7 तक। -1 मिनिमम होता है, +7 मैक्सिमम होता है, इसके बीच में भी वो ऑक्सीडेशन नंबर अपनी शो कर सकता है। जैसे कि इस केस में देखो 0, तो मतलब रिएक्टेंट साइड में अगर वो पर्टिकुलर कंपाउंड या सॉरी एलिमेंट अगर वो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में हो या फिर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो वो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो नहीं करेगा, क्योंकि वो अपना ऑक्सीडेशन स्टेट फिर चेंज नहीं करेगा। लेकिन अगर वो अपने मिनिमम और मैक्सिमम के बीच वाले ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, तो वो अपना ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज कर सकता है, तो वो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन भी शो कर सकता है, ठीक है। तो ऐसे सवाल सॉल्व करना ऐसे करना है, ठीक है। मतलब क्या यूज करना है कि मिनिमम और मैक्सिमम फाइंड करना है ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर मिनिमम मैक्सिमम में प्रेजेंट होंगे तो वो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो नहीं करेंगे, और अगर मिनिमम और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं है तो वो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो कर रहे होंगे, क्योंकि वो ऑक्सीडेशन स्टेट फिर चेंज कर देंगे। अब यार n फैक्टर से रिलेटेड एक इंफॉर्मेशन और याद रख लो। क्या इंफॉर्मेशन है, मान लो आपको कोई भी एसिड गिवन है, तो उसका n फैक्टर क्या होगा, एसिड का n फैक्टर होगा नंबर ऑफ H+ आयन रिप्लेसेबल, ठीक है, या फिर नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ आयन बोलो, ये उल्टा मैंने लिख दिया, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ आयंस, ठीक है। बेसिस के लिए अगर अपन बात करें तो उनके लिए n फैक्टर हो जाएगा नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH- आयंस। सॉल्ट के लिए अगर तुम बात करो तो वो हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट इन द कंपाउंड, यानी कि अगर मान लो आपको H2SO4 गिवन है, H2SO4 क्या है, एसिड, यहां पर कितने H+ आयन रिप्लेस करे जा सकते हैं, 2, तो इसका 2 जो होगा वो n फैक्टर है, n फैक्टर क्या है, 2, क्योंकि नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ आयन क्या है, 2। मान लो KOH है, KOH में क्या है, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH- आयन, क्योंकि ये एक बेस है तो नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH- आयन कितने हो जाएंगे, 1, तो n फैक्टर इसका 1। ऐसे ही सॉल्ट में हो जाएगा NaCl है तो उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कितना प्रेजेंट है,
वो हो जाएगा n पार्ट। तो यहाँ पर मैंने कुछ फॉर्मूलेज लिखे हैं, उनको आप याद कर रख लेना। मतलब दो ही फॉर्मूले हैं लेकिन उनका अलग अलग स्वरूप है। मतलब कि जैसे कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट या फिर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट एक्चुअली n into n फैक्टर, यानी कि मोल इनटू n फैक्टर। n यहाँ पर क्या है, मोल इनटू n फैक्टर, मोल इनटू n फैक्टर। अब इसको तुम एक और तरीके से लिख सकते हो, मोलैरिटी इनटू n फैक्टर इनटू वॉल्यूम इन लीटर। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अगर आपको निकालने हैं तो ये सारे फॉर्मूले आप यूज कर सकते हो, क्योंकि अगर आपको जो इंफॉर्मेशन गिवन है तो उसमें से आपको क्या है, वैल्यू को इंटरचेंज ना करना पड़े। मतलब अगर आपको मोलैरिटी है तो आप उसमें कन्वर्ट करोगे, फिर उसमें कन्वर्ट करोगे, तो ये सब रट्टा ना हो। इतने सारे फॉर्मूले याद रख लो, जो वैल्यू गिवन है उनमें पुट करो, बस खत्म, है ना। चलो, तो n इंटू n फैक्टर हो सकता है, मोलैरिटी इंटू n फैक्टर इंटू वॉल्यूम इन लीटर हो सकता है, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। अब इक्विवेलेंट मास क्या फॉर्मूला भी है, ठीक है, वो भी देखते हैं। नॉर्मैलिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर, ठीक है, नॉर्मैलिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर। फिर उधर इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला, मोलर मास, जो भी मोलर मास मतलब जो भी कंपाउंड है उसका मोलर मास डिवाइडेड बाय उसका n फैक्टर। और अगर भैया नॉर्मैलिटी का जो फॉर्मूला है वो भी देख लो, नॉर्मैलिटी होती है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यानी कि n into n फैक्टर अपॉन वॉल्यूम लिख सकते हो। अच्छा, ये नहीं लिखना तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट फाइंड करना है ना आपको, m into n फैक्टर into वॉल्यूम इन लीटर लिख लो, कुछ भी लिख लो, आपको तो क्या फाइंड करना है, वो नॉर्मैलिटी। कैसे करोगे, ये करके, ये याद रखना, वॉल्यूम ऑफ लीटर मतलब वॉल्यूम इन लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये फॉर्मूलेज जल्दी से लिख लो फटाफट, ठीक है, लिख लो जल्दी। अब आता है अपना एक रेडॉक्स टाइट्रेशन, मतलब रेडॉक्स ना बोलो, टाइट्रेशन बोल लो। मतलब ये टॉपिक तुम अच्छे से आगे पढ़ोगे। तो टाइट्रेशन वाला जो टॉपिक है वो जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा। अभी जो रेडॉक्स में दिया है ना, इस चैप्टर के लिए कितना इंपॉर्टेंट है इससे, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं कंपटीशन वाले एग्जाम में, स्कूल में भी आते हैं पर वो सिंपल से आते हैं ना स्कूल में। तो हाँ, तो टॉपिक वो जो है ना वो है टाइट्रेशंस। टाइट्रेशंस होता क्या है, टाइट्रेशंस एक्चुअली में वो रेडॉक्स रिएक्शन ही बोल लो उनको, वो रेडॉक्स रिएक्शन ही होते हैं। लेकिन करे क्यों जाते हैं, ये टाइट्रेशन क्यों करे जाते हैं? तो टाइट्रेशन, अब ये तो समझ में आ गया कि एक्चुअली ये होते हैं रिएक्शंस। कौन से रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन। अब क्यों करे जाते हैं, क्यों करे जाते हैं, मान लो ये आपके पास एक बीकर है, ठीक है, और इसमें आपके पास एक सॉल्यूशन है, ठीक है। तो आपके पास एक बीकर है, ये है आपका बीकर जिसमें है कोई सॉल्यूशन, ठीक है। अच्छा, अब ये जो सॉल्यूशन है, इसका आपको वॉल्यूम तो पता है, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन नहीं पता। जैसे कि मोलैरिटी और नॉर्मैलिटी होते हैं ना, तो आपको कॉन्सेंट्रेशन नहीं पता। तो इस कॉन्सेंट्रेशन को निकालने के लिए टाइट्रेशन रिएक्शन करवाए जाते हैं ताकि हम इसका कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट कर सकें, ठीक है। तो वो कैसे होगा, मान लो ये जो सॉल्यूशन है, तो अब ये इस सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, एनालाइट बोलते हैं। एनालाइट बोले या फिर टाइट्रेट बोल लो, टाइट्रेट एनालाइट। तो यहां पर इस सॉल्यूशन का आपको क्या पता है, वॉल्यूम तो आपको पता है लेकिन कॉन्सेंट्रेशन नहीं पता, यानी कि वॉल्यूम तो तुम जानते हो, ये V लग रहा है क्या, अरे ये V लग रहा है क्या, तो ये लो, अब सही है। चलो, वॉल्यूम तो तुम जानते हो लेकिन कॉन्सेंट्रेशन तुम्हें नहीं पता। तो अब मैंने क्या बोला कि तुमने एक बीकर लिया और तुम्हारे पास एक सॉल्यूशन है जिसका वॉल्यूम तो तुम्हें पता है लेकिन कॉन्सेंट्रेशन तुम्हें नहीं पता। तो उस कॉन्सेंट्रेशन को निकालने के लिए टाइट्रेशन रिएक्शन करवाए जाते हैं। कैसे करवाए जाते हैं, मान लो ये सॉल्यूशन है ना, तुम एक वो लोगे ब्यूरेट, ठीक है। हाँ, अब ये जो है ना, इसको मान लो ब्यूरेट बोलते हैं अपन, ठीक है।
जो भी है। तो ये एक चीज है, ये एक चीज है जिसमें ना एक सॉल्यूशन और बड़ा है, इसको अपन ब्लैक से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, अच्छी बात है। यानी कि ये सॉल्यूशन था अपने पास जिसका अपन को कंसंट्रेशन नहीं पता। अब उसका कंसंट्रेशन पता लगाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं टाइट्रेशन। अब टाइट्रेशन में क्या होगा, एक सॉल्यूशन और लिया जाएगा, उस सॉल्यूशन का आपको कंसंट्रेशन भी पता है और वॉल्यूम भी पता है, दोनों पता है, ठीक है, वो गिवन होंगे आपको, ठीक। अच्छा, तो इस सॉल्यूशन को जो है अपन नाम देते हैं टाइट्रेंट। अब देखो इसमें और इसमें कंफ्यूज ना होना, ये है टाइट्रेट और ये है टाइट्रेंट, ठीक है, टाइट्रेंट, ओके। चलो, तो ये टाइट्रेंट है और ये है टाइट्रेट। टाइट्रेट का आपको कंसंट्रेशन नहीं पता, टाइट्रेट का कंसंट्रेशन निकालने के लिए आप टाइट्रेंट का यूज करोगे, इन दोनों का रिएक्शन करवाओगे, ठीक है। तो टाइट्रेंट का आपको वॉल्यूम भी पता है, कंसंट्रेशन भी पता है, ठीक है। टाइट्रेंट का आपको वॉल्यूम भी पता है और कंसंट्रेशन भी पता है। अब रिएक्शन में एक चीज और जोड़ी जाती है जो है इंडिकेटर, जो है इंडिकेटर। अब इंडिकेटर क्या करते हैं, अब मान लो तुमने रिएक्शन करवाया, अब भाई तुम्हें पता कैसे चलेगा कि रिएक्शन खत्म हो गया, अब हमें यहाँ पर टाइट्रेशन स्टॉप करना है ना, क्योंकि एक पॉइंट आता है जहां पर रिएक्शन खत्म हो जाता है, फिर आपको रिएक्शन स्टॉप करना पड़ेगा। तो अब कैसे करोगे, आपको कैसे पता पड़ेगा, वो पता पड़ेगा इंडिकेटर से। तो मतलब आपको ऐसा इंडिकेटर चाहिए जो इससे रिएक्ट ना करे, इन दोनों से रिएक्ट ना करे, लेकिन जब रिएक्शन खत्म हो जाए तो वो हमें बता दे। अब वो बताएगा कैसे, कलर चेंज करके बताएगा ऑब्वियसली, है ना, तो कलर चेंज कर देगा। तो वो पॉइंट मतलब रिएक्शन चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, इसमें ऑलरेडी इंडिकेटर है, मतलब हमने इंडिकेटर डाला, ठीक है। तो आपने इसमें क्या करा है, इंडिकेटर डाला हुआ है, तो इंडिकेटर क्या करेगा, आपको बताएगा कलर चेंज के थ्रू कि भैया रिएक्शन समाप्त हो गया है, रिएक्शन समाप्ति पे है या फिर नहीं। अगर तो अब क्या होगा, रिएक्शन चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है, एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर वो कलर चेंज करेगा, और उस पॉइंट को बोलते हैं इक्विवेलेंस पॉइंट, उस पॉइंट को बोलते हैं इक्विवेलेंस पॉइंट। यानी कि अब देखो इसमें हमने डाल दिया, इंडिकेटर भी डाला हुआ है, ये याद रखना, इंडिकेटर भी डाला हुआ है, किस काम आएगा, आपको बताएगा कि भैया टाइट्रेशन कब रोकना है, ठीक है। तो जब कलर चेंज होगा तो उस पॉइंट को इक्विवेलेंस पॉइंट बोलते हैं। तो जब इक्विवेलेंस पॉइंट आ जाएगा उस टाइम पे सीन ये रहता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, इक्विवेलेंस पॉइंट पे सीन ये रहता है कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एनालाइट इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ टाइट्रेंट, ठीक है। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एनालाइट इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ टाइट्रेंट। यानी कि इस केस पे मतलब उस एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जो एनालाइट का ग्राम इक्विवेलेंट होगा और जो टाइट्रेंट का ग्राम इक्विवेलेंट होगा वो दोनों इक्वल होंगे, और इसी के बेसिस पे भैया आपके क्वेश्चंस आते हैं, इसी के बेसिस पे, ये जो कॉन्सेप्ट है इसके बेसिस पे, यानी कि इक्विवेलेंस पॉइंट पे ये हो जाता है, ठीक है। अब इस बेसिस पे दो टाइप के टाइट्रेशंस होते हैं, कौन कौन से, देखो भैया, टाइट्रेशन के दो प्रकार, कौन कौन सा, पहला जो है वो है रेडॉक्स टाइट्रेशंस, और दूसरा जो है वो है एसिड बेस टाइट्रेशंस। ठीक है, अच्छा, तो रेडॉक्स टाइट्रेशन में क्या होता है, रेडॉक्स टाइट्रेशन में रिडक्शन ऑक्सीडेशन, और अगर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होंगे तो इनमें से कोई ना कोई या तो एनालाइट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा या फिर टाइट्रेंट रिड्यूसिंग एजेंट होगा। यानी कि इन दोनों में से, एनालाइट और टाइट्रेंट में से एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, एक रिड्यूसिंग एजेंट होगा, इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगा, और इक्विवेलेंस पॉइंट पर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये किसके लिए हो गया, ये किसके लिए हो गया, ये हो गया रेडॉक्स टाइट्रेशंस के लिए। जब जब रेडॉक्स टाइट्रेशन होंगे और इक्विवेलेंस पॉइंट आएगा
इक्विवेलेंस पॉइंट कैसे पता चलेगा? जब इंडिकेटर जो तुमने डाला है वो कलर चेंज करेगा, यानी कि आपको रिएक्शन अब रोकनी है, और उस पॉइंट पे, उस सही में उस एकदम एक्यूरेट पॉइंट पे कलर चेंज जब हुआ वो होगा इक्विवेलेंस पॉइंट, और वहां पर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एनालाइट इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ टाइट्रेंट। अब एनालाइट और टाइट्रेंट के बेसिस पे कि भैया रेडॉक्स टाइट्रेशन हो जाएंगे और एसिड बेस टाइट्रेशन हो जाएंगे, तो एनालाइट मैंने मान लिया यहाँ पर कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के बीच में रिएक्शन हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगा ऑब्वियसली, है ना, रेडॉक्स टाइट्रेशन है तो, है ना, तो इसीलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के बीच में रिएक्शन होगा और वहां पर ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल हो जाएंगे, है ना। अच्छा, अब एक होता है एसिड बेस, अब तुम समझ गए होगे, जैसे रेडॉक्स टाइट्रेशन में जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट आए तो एसिड बेस में क्या आएगा, एक होगा एसिड एक होगा बेस, सीधी सी बात है, एक होगा एसिड और एक होगा बेस, तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड बराबर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस। फॉर्मूला दोनों में सेम लगेंगे। मान लो अपन ने जो ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला लिखा था n इंटू एन फैक्टर, तो यहाँ पर n1 इंटू एन फैक्टर 1 बराबर n2 इंटू एन फैक्टर 2, ऐसा सीन होगा। तो यहाँ पे अब आप समझ गए, मान लो ये चार चीजें ये इसमें है, तो आपको तीन चीजें दे दी जाएंगी, निकालना है, या फिर रेशियो निकालने के लिए दे दिया जाएगा, तो कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है फिर तो। m1 इंटू एन फैक्टर 1 इंटू वॉल्यूम इन लीटर 1 इक्वल टू m2 इंटू एन फैक्टर 2 इंटू वॉल्यूम इन लीटर 2। अरे बोलो भाई, हो सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। तो ऐसे ही भाई तुम फॉर्मूले बना लो, कौन सी दिक्कत वाली बात हो रही है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले के बेसिस पे भैया आपके क्वेश्चन आएंगे, और ये हो गया अपना टाइट्रेशन वाला टॉपिक की समाप्ति यहां पर हो चुकी है। और एक चीज और याद रख लो यार, कि ये जो टाइट्रेंट है ये दो टाइप का होता है, एक होता है प्राइमरी टाइट्रेंट और एक होता है सेकेंडरी टाइट्रेंट। प्राइमरी टाइट्रेंट ऐसा होता है कि आप उसको डायरेक्टली यूज कर सकते हो, मतलब वो प्राइमरी टाइट्रेंट है, वो आपने लिया और डायरेक्टली यूज कर लिया, डायरेक्टली बिना कुछ किए। लेकिन जो सेकेंडरी टाइट्रेंट होता है, जो सेकेंडरी टाइट्रेंट होता है उसको आप डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, उसको आपको स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा, उसको आपको स्टैंडर्डाइज मतलब उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करने पड़ेंगे, सीधी सी बात है। मान लो कोई केमिकल है, वो प्राइमरी टाइट्रेंट है, तो आपने सीधे वो केमिकल उठाया, आप रिएक्शन कर दोगे। लेकिन अगर सेकेंडरी टाइट्रेंट है तो वो केमिकल उठाया और उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। उसके बाद आप एक टॉपिक और आता है, वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वाला एक डायग्राम दिया होगा। मान देखो, एक सीन होता है, अपन ने जो शुरुआत में जो रिएक्शन डिस्कस करा था, Zn प्लस CuSO4 दे रहा है ZnSO4 प्लस Cu, तो ये रिएक्शन कैसे होता था कि आपने भैया बीकर लिया, इसमें है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, इसमें है CuSO4, है ना, जिसको अपन लिख सकते हैं Cu2 प्लस SO4 2 माइनस लिख सकते हैं, बिल्कुल, है ना। चलो, अब इसमें अपन ने डाली थी Zn जिंक की स्ट्रिप या फिर रॉड, कुछ भी कह लो, है ना, यानी कि यहाँ पर जिंक डला है। अब जिंक जो है कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए जिंक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, फॉर्म कर लेगा Zn2 प्लस, और दो इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं। अब ये जो दो इलेक्ट्रॉन है, ये जो दो इलेक्ट्रॉन है Cu2 प्लस गेन कर लेगा और ये बना लेगा Cu सॉलिड में, यानी कि जिंक इसमें घुलते जाएगा, Cu इस पे लगते जाएगा। ये सीन हो रहा था, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन जहां होगा, इलेक्ट्रिसिटी वहां प्रोड्यूस हो रही होगी, है ना, ऐसा ही है ना। तो अगर आप इसमें कोई सेटअप बनाओगे तो इलेक्ट्रिसिटी आराम से बढ़िया और बहुत अच्छे तरीके से क्या होगी बताओ, कंडक्ट होगी, बिल्कुल होगी ना, अच्छी बात है। अब लेकिन हमें सेल बनाना है। सेल क्या करता है, वो अपने आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा, है ना, अपन को उसमें बाहर से इलेक्ट्रिसिटी देने की जरूरत नहीं, मतलब अपन को क्या करना है, अब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है। तो अब अपन इसी आइडिया को यूज करने वाले हैं। क्या आइडिया है कि भैया ये ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, ये आइडिया है, मेन तो यही आइडिया है, ये ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, बस ये खतरनाक आइडिया है। अब क्या करें, अब देखो सुनो, अपन ने ये तो डायरेक्टली करा, अब अपन करेंगे इनडायरेक्टली, मतलब यहां पर जिंक तुमने सीधे डायरेक्ट कॉपर सल्फेट में मिला दी, लेकिन अब अपन इनडायरेक्टली करेंगे। क्या करेंगे देखो, अब एक्चुअली होगा ये कि आपने लिया दो बीकर, एक में है जिंक सल्फेट, जिसमें आपने जिंक की स्ट्रिप ले ली, ठीक है, ये है जिंक,
यहां से एक वायर जा रहा, बीच में लगा है एक वोल्ट मीटर, और यहां से एक वायर जा रहा, फिर यहां पर है, यहां पर भी एक बीकर है जिसमें है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, और इसमें है कॉपर की रॉड या फिर स्ट्रिप, जो भी बोल लो, ठीक। चलो अच्छी बात है। अब क्या करें, अब सुनो और समझो। और इधर एक सॉल्ट ब्रिज नामक चीज होगी जिसको अपन देखते हैं क्या होता है। सॉल्ट ब्रिज देखेंगे, एक मिनट ठंड रखो। हरे रामा, चल चल चल, डायग्राम भैया थोड़ा सा सुंदर नहीं है बट समझाने लायक तो बन गया, ठीक है, समझाने लायक तो बन गया। आ जाओ। चलो, ये अपन ने ली जिंक और इसको मिला दिया जिंक सल्फेट में। ये अपन ने लिया कॉपर की जो स्ट्रिप है वो, और इसको मिला दिया कॉपर सल्फेट में। इनडायरेक्ट हो गया। अब देखो सीन क्या है कि भैया जिंक जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, यानी कि Zn फॉर्म करेगा, Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन करेगा। तो अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गए, ठीक, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गए। अब क्या करें, अब देखो, तो ये जो है ना, इसको अपन बोलते हैं एनोड। इसको जो है ना, इसको तुम बोलोगे एनोड। इस केस में Zn का क्या हो रहा है, Zn का हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन कहां होता है, एनोड पे। तो एनोड हो गया ऑक्सीडेशन। अच्छा, एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा क्योंकि यहां पर Zn अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा। कॉपर यहां पर मान लो ये CuSO4 जो है वो क्या है, Cu2 SO4 2 के फॉर्म में है कि नहीं। अब ये जो Cu2 है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि वो Cu में चला जाए। अब क्या होगा, इधर इलेक्ट्रॉन चाहिए और इधर इलेक्ट्रॉन भरपूर है, तो इलेक्ट्रॉन का होगा मूवमेंट, ठीक, इलेक्ट्रॉन का होगा मूवमेंट। किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, क्योंकि जरूरत किधर है, उधर। तो अब इलेक्ट्रॉन का जब मूवमेंट होगा और इस Cu2 को जब 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे तो ये फॉर्म कर लेगा Cus। तो यहां पर क्या कर रहा है, Cu2 गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है, यानी कि यहां पर हो रहा है रिडक्शन, और इधर इसको बोलते हैं कैथोड। ये हो रहा है रिडक्शन। तो भैया ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन तो हो गए, है ना, ऑक्सीडेशन इधर हो रहा, रिडक्शन इधर हो रहा। तो ये Cu2 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और Cu फॉर्म कर लेगा। अब देखो मेन कहानी क्या हुई है, यहाँ पर मेन कहानी ये हुई है कि इधर से इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, उधर इलेक्ट्रॉन चाहिए था, तो मूवमेंट हो गया इलेक्ट्रॉन का इस डायरेक्शन में। तुमने 10th क्लास में ये पढ़ा होगा कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट का मूवमेंट होगा। यानी कि यहां पर भैया देखो अपन ने कोई बैटरी या सेल नहीं लगाया, ऐसे करके इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है, यानी कि ऐसे करके और ऐसे करके करंट का मूवमेंट होगा। तो अब यहां पर क्या बन गया, सेल बन गया। अरे बन गया क्या, बोलो। अरे तुमने कोई कुछ नहीं लगाया ना, तुमने क्या किया, बस एक सेटअप बनाया। अब यहां पर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ तो करंट का भी मूवमेंट हुआ, बस खत्म कहानी, बन गया अपना सेल, बस। अब तुम बोलोगे भैया ये जो सॉल्ट ब्रिज है इसका क्या काम है, इसको बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। इसका क्या काम है, इसका ये काम है, यहां पर देखो ZnSO4 है और यहां पर CuSO4 है, तो इधर आयंस का फॉर्मेशन तो होगा। अरे बिल्कुल होगा। तो बस ये क्या करता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करके रखता है। मतलब इधर ज्यादा चार्ज ना हो जाए और इधर ज्यादा चार्ज ना हो जाए, बस सीधी सी बात है। इधर ज्यादा आयन इकट्ठे ना हो जाए, इधर ज्यादा आयन इकट्ठे ना हो जाए। मान लो इस केस में KCl को यूज करा जाता है। अब ये जो KCl है ना, ये इससे रिएक्ट नहीं करना चाहिए, ये इन दोनों रिएक्शन से रिएक्ट नहीं करना चाहिए, नहीं तो कोई मतलब ही नहीं है फिर, है ना, इनसे रिएक्ट नहीं करना चाहिए। तो ये जो KCl है यहाँ पर K प्लस Cl माइनस में होगा। जिस साइड कमी, जैसे इलेक्ट्रॉन मतलब जैसे आयन की होगी वैसे वैसे इसी में इसका मूवमेंट होते रहता है, और आयन का जो है ना अपन कह लो बैलेंस बनाए रखता है, दोनों साइड बैलेंस बना के रखेगा, ये काम है इसका।
KCl का, यानी कि सॉल्ट ब्रिज में एक ऐसा केमिकल होगा जो कि इनर्ट होगा, इनर्ट सॉल्यूशन बोल सकते हैं अपन। इनर्ट यानी कि वो रिएक्ट ना करे, तो इन दोनों से वो रिएक्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहती है, न्यूट्रलिटी बैलेंस रहेगा तभी तो न्यूट्रल रहेगा, और ऐसा होगा तो इलेक्ट्रॉन का बहुत बढ़िया मूवमेंट होगा, यानी कि करंट का भी बहुत बढ़िया प्रोडक्शन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अपना जो है ना रेडॉक्स रिएक्शन वो होता है समाप्त। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ये जो है ना, ये आप 12th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हो, बढ़िया तरीके से, ठीक है। यहाँ पर केवल इसका इतना कॉन्सेप्ट आप समझ लो, क्योंकि एनसीईआरटी में ये डायग्राम गिवन है, ठीक। चलो, तो आज के लिए जरा इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए